हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी के लेखक हैं कासिम अंसारी। अब मैं कहानी आप लोगों को कासिम जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम अमन है, पूरा नाम अमान खान। आज मैं एक बहुत ही सफल बिजनेसमैन हूँ। मेरी एक खूबसूरत बीवी है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। आप कह सकते हैं कि बहुत ही प्यारी फैमिली, कंप्लीट फैमिली। आज के ज़माने में जब ये बात सुनता हूँ कि भूत प्रेत जिन्नात कुछ नहीं होते, तो सुनकर बड़ा अजीब लगता है। अजीब इसलिए लगता है, मेरे साथ हुआ वो घटना जिसे मैं आज तक भुला नहीं पाया। मेरी उम्र 45 साल है और मेरी शादी 40 साल की उम्र में हुई थी। मैंने शादी इतनी लेट क्यों करी, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह या फिर आप कह सकते हैं एक घटना। आज भी वो घटना, वो हादसा मेरे दिमाग में है। जब भी रात में सोता हूँ तो हादसा मेरे सपने में आज भी आता है। आज भी जब मैं किसी सुनसान रास्ते को देखता हूँ, मेरे पूरे जिस्म में सिरन सी पैदा होने लगती है। आप कह सकते हैं कि मैं पूरी तरीके से डर जाता हूँ। आज भी मैं सुनसान रास्ते पर अकेला नहीं जाता। बात 1990 की है। ये वो दौर है जिसे लोग आज भी याद करते हैं और मैं तो कभी भूल ही नहीं सकता। मैं अपने घर में एक लौता लड़का था। आप समझ सकते हैं, अपने माँ बाप की एक लौती औलाद। मेरे माँ बाप ने मुझे बड़े ही नाज से पाला था। उसका अंजाम ये हुआ कि मैं थोड़ा सा बिगड़ गया, थोड़ा सा शरारती हो गया। 1990 के दौर में शरारती लोगों को बिगड़ा हुआ कहा जाता था। उस वक्त के लोगों का शरारत करने का अंदाज थोड़ा अलग था। मैं 12वीं क्लास का स्टूडेंट था। मेरे गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर हमारा स्कूल था। हमारे अब्बू ने हमें एक साइकिल लाकर दी और मैं उसी साइकिल से 5 किलोमीटर का सफर करके स्कूल जाया करता था। एग्जाम सर पर थे और मुझे फर्स्ट आना था। उस वक्त इंटर के बहुत कम लोगों को मार्क्स अच्छे मिला करते थे। हमारे मास्टर जी ने कहा कि हमसे ट्यूशन ले लो, क्योंकि मेरी गणित थोड़ी कमजोर थी। मगर मास्टर जी का घर और मेरे घर का 10 किलोमीटर का फासला था। हमारे मास्टर जी ने ही ट्यूशन के बारे में हमारे माँ बाप से बात करी और फैसला ये हुआ कि मैं कल से मास्टर जी के घर पर ट्यूशन पढ़ने जाऊंगा। मेरे रोज का नियम बन गया। मैं मास्टर जी के घर पर ट्यूशन पढ़ने जाने लगा। मगर जब पहले दिन मेरी अम्मी ने मुझसे कहा, बेटा एक रास्ता जो गांव की दाईं तरफ से जाता है जंगल का, उस रास्ते से मत जाना। गांव के लोग वहां जाने से कतराते थे। मेरे दिल में ये जिज्ञासा पैदा हो गई कि उस सुनसान इलाके में है क्या। मगर मैंने अम्मी की हाँ में हाँ मिलाई। ठीक है, अभी मैं उस रास्ते से नहीं जाऊंगा। आप जहाँ से कहोगी मैं वहीं से जाऊंगा। और मैं रोज जाने लगा। मगर दिक्कत ये थी कि मास्टर साहब बहुत देर तक पढ़ाते थे, इसलिए इम्तिहान सर पर थे। आते आते रात हो जाया करती थी। एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया, क्यों ना उस गांव के दाईं तरफ के रास्ते पर ट्राई मारा जाए। शायद वो रास्ता शॉर्टकट हो। वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। आज मैं सोचता हूँ कि मुझे उस रास्ते पर से नहीं जाना चाहिए था। जब भी मैं मास्टर जी के पास ट्यूशन पढ़ने जाया करता था तो हमेशा मेरे दिल में जिज्ञासा रहती थी, आखिर क्यों अम्मी उस रास्ते पर से जाने की मना करती हैं। नौजवान की उम्र थी। एक दिन घर आते आते मेरे दिल में ख्याल आया कि कल ट्यूशन पढ़ने के लिए जल्दी निकलूंगा और उसी रास्ते से निकलूंगा जहां माँ मना करती थी, और मैंने यही किया। दूसरे दिन अपनी सोच के मुताबिक घर से जल्दी निकल गया और गांव के दाहिनी तरफ मैंने अपनी साइकिल मोड़ दी, जहां से निकलने के लिए मुझे मना किया गया था। जब उस तरफ मैं चल दिया
तो मैंने महसूस किया कि वहाँ पर झाड़ियाँ बहुत हैं। साइकिल चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने साइकिल अपनी पीछे मोड़ दी और सोचा कल कैंची लेकर आऊंगा और झाड़ी काट दूंगा। दूसरे दिन मैंने यही किया, कैंची लेकर निकला। रास्ते में जितनी भी झाड़ी थी उन सबको थोड़ा थोड़ा काटते हुए चला गया। ये देखकर मैं हैरान हो गया कि वहाँ से मास्टर जी के घर का रास्ता बहुत कम था। अनुमान मुझे 2 घंटे लगते थे और झाड़ी वाले रास्ते से मैं आधे घंटे में वहाँ पर पहुँच गया। मैंने सोचा कि बेकार माँ परेशान हो रही थी, यहाँ से तो मैं जल्दी आ गया। मैंने सोचा गांव के लोग एक नंबर के बेवकूफ हैं, यहाँ से वहाँ आने से बेवजह डरते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा, वहाँ पर सीधा रास्ता था। मास्टर जी आप मुझे देखकर चौंक गए। बोलो अमान बहुत जल्दी आ गए। मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि मैं आज घर से जल्दी निकल आया था। फिर मेरे रोज का नियम हो गया, मैं उसी रास्ते से जाने लगा। अब तो मुझे वहाँ से जाते हुए मजा आने लगा था। गाना गाते हुए अपनी धुन में बहुत तेजी से साइकिल चलाते हुए चुपचाप निकल जाता। मगर एक रोज की बात है, उस दिन गर्मी बहुत तेज थी और मैं उसी रास्ते से निकलकर जा रहा था। प्यास बहुत तेज लग रही थी मगर पानी नहीं था, ऊपर से गर्मी भी बहुत लग रही थी। एक तरफ मैंने एक पेड़ देखा, सोचा कि थोड़ा सुस्ता लूं। पेड़ के नीचे मैं आराम से बैठ गया। मैंने सोचा जल्दी ही पहुंच जाता हूं, कौन सा मास्टर जी शक करेंगे। बहुत अच्छी हवा चल रही थी और मैं बैठा यही सोच रहा था कि काश पानी मिल जाए। अचानक मेरी निगाह एक ओर चली गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा था उसके ठीक सामने एक घर बना हुआ था, बहुत पुराना सा। मैंने सोचा इतने दिन से यहाँ से आ रहा हूँ, मुझे पहले क्यों नहीं दिखाई दिया। लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सोचा कि शायद मेरा ध्यान ना गया होगा। जब घर देखा तो दिल में और जिज्ञासा पैदा हो गई। क्या इस सुनसान इलाके में रहता कौन है? शायद कोई फैमिली हो, शायद कोई और हो, हमारे ही गांव का। अगर कोई लड़का होगा तो उससे दोस्ती हो जाए, ये सोचकर ही मेरे कदम घर की तरफ मुड़ गए। घर के दरवाजे पर जब मैं पहुंचा तो थोड़ा नर्वस हो गया। सोचा हो सकता है कि उस घर में कोई हो ही ना। सोचा कि शायद उस घर में कोई लड़की वगैरह होगी और उसके अब्बू काम पर गए होंगे। अगर आ गए तो मुझे देखकर क्या सोचेंगे। फिर सोचा प्यास तो बहुत तेज लगी है, कोई भी हो क्यों ना पानी मांग लिया जाए। ये सोच ही रहा था कि ऐसा लगा जैसे कि मेरे पास से कोई बहुत तेजी से निकला। क्योंकि मैं सोच में था, उसके अचानक निकल जाने से मैं बुरी तरह से डर गया। जब मैंने देखा तो वहाँ सिर्फ एक बिल्ली थी जो दरवाजे के पास थोड़ी सी खिड़की लगी थी जो टूटी हुई सी थी, उसमें अंदर घुस गई। फिर मुझे अपने आप पर हंसी आ गई। वाह रे अमन, बिल्ली से डर गया। हिम्मत करके मैंने दरवाजे पर खटखटाया पर कोई आवाज नहीं आई। फिर मैंने आवाज लगाई, घर में कोई है जो मुझे एक गिलास पानी पिला दे, मुझे बहुत तेज से प्यास लगी है। और जो आवाज आई तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, वो बहुत ही सुरीली किसी लड़की की आवाज थी। उसने कहा घर में कोई नहीं है। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं जवान था। लड़की की आवाज सुनकर और जिज्ञासा पैदा हो गई, शायद वो खूबसूरत होगी। मैंने फिर आवाज लगाई कि मुझे सिर्फ एक गिलास पानी पिला दो, मैं चला जाऊंगा। कुछ देर बाद उसकी आवाज आई, रुकिए मैं आपको पानी पिलाती हूँ। थोड़ी देर बाद दरवाजा हल्का सा खुला और एक बहुत खूबसूरत सा हाथ गिलास लिए हुए मेरे सामने हाजिर था। उसने चेहरा नहीं दिखाया था। मैंने गिलास ले लिया और पी लिया। मेरे अचंभव का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसने जो मुझे पिलाया था वो पानी नहीं, वो एक बहुत ही ठंडा दूध था। दूध पीकर ही मुझे पता नहीं क्या हुआ, 1 सेकंड में गर्मी का एहसास खत्म हो गया। ऐसा लगा जैसे मानो गर्मी थी ही नहीं और मेरे गले में एक ठंड सी उतर गई। समझ नहीं आता आखिर वो क्या था, दूध था कि पानी था। जो भी था बहुत ही लजीज था।
मेरी थकान बस 1 मिनट में दूर हो गई। मैंने वो गिलास उसको दे दिया। अब मेरा बात करने का मूड हो रहा था। मैंने बड़ी हिम्मत करके पूछा कि आपका नाम क्या है। उस लड़की की आवाज आई कि मेरा नाम मरियम है और मेरे अब्बू काम पर गए हैं। मैं घर पर अकेली हूँ। मेरे अब्बू ने मुझे मना किया हुआ है कि जब तक वो घर पर ना आए किसी अनजान से ना मिलो। मैंने पूछा उससे कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है क्या? तो उसने कहा नहीं, मैं अपनी माँ बाप की एकलौती औलाद हूँ। मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ कुछ साल पहले ही अब इस दुनिया से चल बसी। सिर्फ मेरे अब्बू हैं। अब तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। मेरे अब्बू के आने का टाइम हो गया है। वो दोपहर के वक्त खाना खाने के लिए आते हैं। तुम्हें देख लेंगे तो कयामत आ जाएगी। मैंने उसका शुक्रिया कहा और वहाँ से चल दिया और रास्ते भर उसकी आवाज को ही सोचता रहा कि जिसकी आवाज इतनी खूबसूरत होगी तो उसका चेहरा कितना दिलकश होगा। पता नहीं दिल में कौन कौन से ख्यालात आते रहे। फिर सोचा कि काश उस लड़की से मेरी दोस्ती हो जाए। ये सोच कर ही कब मास्टर जी का घर आ गया। मुझे पता ही नहीं चला। उस दिन पढ़ने में मन ही नहीं लगा। वापसी में सोचा कि एक बार शायद उससे और मिल लूं। फिर सोचा कि नहीं, कल मिलूंगा, क्योंकि वापसी में अक्सर शाम हो जाया करती थी। रात भर मेरे ख्वाबों में सिर्फ उसी की ही आवाज गूंजती रही। ऊपर से दिल में ये ख्याल ये भी आता है कि आखिर इतने सुनसान इलाके में वो घर मुझे पहले क्यों नहीं दिखाई दिया। आखिर वो लोग अकेले सुनसान इलाके में क्यों रहते हैं? क्या वजह रही होगी? ये सोच कर ही मैं नींद की वादियों में कब चला गया मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आंख खुली, मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वही आवाज बसी हुई थी और दिल एक ही बात सोच रहा था कि उस लड़की का चेहरा कैसा होगा। पर पता नहीं क्यों मैं अपने अंदर एक ताकत सी महसूस कर रहा था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने बहुत सारी ताकत मेरे बदन में डाल दी हो। सच बात तो ये है कि मैं यही सोच रहा था कि जब से मैंने वो दूध पिया है मुझ में एक अजीब सी खुशी और ताकत का एहसास हो रहा था। ये बात मेरी समझ से बाहर थी। मैं बस उसी लड़की का चेहरा देखना चाहता था। सच कहूँ तो दिल ही दिल में पता नहीं कौन कौन से सपने सजा दिए थे। मैंने अपने दिमाग में पता नहीं क्या क्या भर दिया था। फिर मैंने यही सोचा कि पहले उस लड़की को देख तो लूं। अभी तो सिर्फ आवाज ही सुनी है। मानो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी। चलो आज फिर चलकर देखते हैं। ये सोचकर बेनाम सा मैं कॉलेज गया और वहाँ पर पढ़ाई में मेरा मन भी नहीं कर रहा। मैं तो बस इंतजार कर रहा था कि ट्यूशन जाने का और ट्यूशन जाने के टाइम हो फिर मैं उसी के घर पर जाऊं। और वो वक्त आ गया। इस बार मैं थोड़ा सा तैयार हो गया और अम्मी से कहकर ट्यूशन चला गया। अपनी ही धुन में साइकिल चलाता हुआ मैं उसी रास्ते पर फिर से चल दिया। फिर उस पेड़ के नीचे बैठ गया और सामने वाले मकान को देखने लगा। इस बार पता नहीं हिम्मत मेरे अंदर कहां से आ गई थी। हालांकि ये हिम्मत कल मेरे अंदर नहीं थी। मेरे कदम खुद ब खुद उस मकान की तरफ बढ़ गए। इस बार मैंने फिर वही आवाज लगाई, कोई है घर में? अरे कोई है घर में, पर घर के अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मैं बड़ा हैरान था कि कल जब मैंने इसी वक्त आवाज लगाई थी वहाँ पर एक लड़की थी, पर सोचा शायद वो आज नहीं हो। फिर ये सोचा कि आज बाहर गई हो। इतने में मेरी फिर से एक बार रूह कांप गई। मैंने देखा जैसे मेरे बगल से कोई निकला हो। जब मैंने उसको देखा तो वही कल वाली काली बिल्ली थी जो मुझे बहुत घूर कर देख रही थी। उसकी आंख देखकर मैं हैरान हो गया। वो बिल्ली काली जरूर थी, उसकी आंख बहुत खूबसूरत थी। उसने मुझे घूर कर देखा और फिर छलांग लगाकर अंदर की तरफ चली गई और मेरी सांस में सांस आई। समझ नहीं आया कि आखिर ये बिल्ली इतनी स्पीड से ही क्यों मेरे पास आती है और उस खिड़की की तरफ चली जाती है। क्या बिल्ली की कोई टाइमिंग है? लेकिन ये सारे ख्याल बेफजूल थे। मैंने फिर आवाज लगाई, अरे कोई घर में है? कि फिर से उसी लड़की की आवाज आई जो कल थी। जी मैं हूँ। मैंने उससे पूछा कि मुझे प्यास लगी है
उसने कहा ठीक है, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। और वो एक गिलास में पानी लेकर आई। मगर इस बार घटना थोड़ी अलग हुई। इस बार भी उसके हाथ में दूध ही था, मगर दरवाजा पूरा खुला हुआ था और वो मेरे सामने खड़ी हुई थी। मैंने गिलास से दूध पिया और मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर में क्या तुम्हारे अब्बू नहीं हैं? इस पर उसने कहा नहीं। फिर उसने कहा, ये बात क्यों पूछ रहे हो? मैंने उससे कहा कि बस मैं उनसे मिलना चाहता था। उसने कहा कि मेरे अब्बू किसी से नहीं मिलते, उनकी दुश्मनी बहुत है, इसलिए हम सुनसान इलाके में रहते हैं, मेरे अब्बू की किसी से नहीं बनती। फिर मैंने उससे कहा कि मैं एक शरीफ घराने से ताल्लुक रखता हूँ और एक ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखता हूँ, पर पता नहीं क्यों जब भी ये मकान देखता हूँ और आपकी आवाज़ सुनता हूँ, मेरे कदम खुद बे खुद आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। ये सुनकर बहुत जोर जोर से हंसने लगी। मुझे याद है, ब्लैक कलर का सलवार और कमीज पहने हुई थी, उसके बाल खुले हुए थे और बहुत ही लंबे और घने थे। उसकी आंख बहुत खूबसूरत थी, पलक बहुत घनी, और उसका दुपट्टा उसके कंधे से नीचे था। उसको देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो इस दुनिया की है ही नहीं। मैंने इतनी खूबसूरत लड़की अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। यूं लगा जैसे कि वो कहीं और ग्रह से आई हो। उसको देखते ही मेरी जुबान से ये निकल गया कि बचपन में परियों की कहानी सुना करता था, लेकिन आज आपको देखकर मुझे एहसास हुआ कि परी जैसी भी होती होंगी, पर यकीन मानो आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं होती होंगी। मुझ में ये बोलने की हिम्मत कहाँ से आई, मैं खुद उस पर हैरान था। ये सुनकर वो खिलखिलाकर हंस दी और मैं हैरान रह गया। मुझे लगा शायद मेरे इस बातों से नाराज हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। फिर वो बोली, तुम सोच रहे होगे कि मैं इतनी जल्दी तुमसे बेतकल्लुफ क्यों हो गई हूँ। ऐसा इसलिए है कि मैं घर में अकेली रहकर बोर हो गई हूँ। ना तो मेरा कोई दोस्त है, ना ही मेरी कोई सहेली, ना ही हमारा कोई पड़ोसी है, और मैं बेवकूफ उसकी बात सुनकर ये अंदाजा भी नहीं लगा सका कि इतने सुनसान इलाके में ये लड़की यहाँ अकेली रहती है और ये बोल रही है कि इसका बाप नहीं है। क्या ये सही बोल रही है? सच तो यही है कि मैंने दिल में उसी वक्त ये फैसला कर लिया था कि अगर मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा, वरना मैं सारी जिंदगी कुंवारा रहूंगा। मैंने उससे कहा कि हम फिर से मिल सकते हैं। उसने कहा कि हाँ, मिल सकते हैं, कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम इसी वक्त मुझसे मिलने आया करोगे। शाम को या सुबह कभी भी मुझसे मिलने नहीं आओगे। मैंने उससे वजह पूछी तो उसने फिर से वही वजह बता दी कि उसके अब्बू हैं, वो ये सब पसंद नहीं करते और ये सब देखकर बहुत बहुत नाराज हो जाएंगे। मैं उसको देखकर उसकी मोहब्बत में इस कदर दीवाना हो चुका था कि उसकी हर बात मानने को तैयार था। धीरे धीरे करके सिलसिला आगे बढ़ता चला गया और इसी तरह हमें मिलते हुए 1 महीने का वक्त हो गया और इसी 1 महीने के वक्त में हम दोनों दुनिया जहां की बात करते हैं। वो मुझसे शहर के बारे में पूछती, गांव के बारे में पूछती। वो मुझसे पूछा करती थी गांव के लोग कैसे होते हैं और मैं बताता रहता, क्योंकि उसका कहना था कि वो कभी गांव या शहर कभी गई नहीं, वहां से बाहर कहीं निकली ही नहीं। उसके अब्बू ने उसे कहीं जाने ही नहीं दिया और मैं उसकी हर बात को सही समझता रहा। उससे मोहब्बत जो करने लगा था और उसे यही कहता कि चलो मैं तुम्हें गांव दिखाता हूँ, मगर वो अक्सर मना कर देती कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं निकल सकती। एक दिन मैंने फैसला किया कि आज मैं उसे अपने दिल की बात कर कर ही रहूँगा। उस दिन मैंने उसे साफ तौर पर कह दिया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने कहा कि मैं इसका जवाब कल दूंगी। फिर मुझे कल का इंतजार था, लेकिन हमेशा मैंने एक बात पर गौर किया था कि इस 1 महीने में मैं कभी उससे मिलने गया और मैंने कभी आवाज लगाई तो उसकी एक बार में आवाज कभी नहीं आई और हमेशा वही बिल्ली मेरे पास से गुजरती और हमेशा उस खिड़की के पास जाती, अंदर चली जाती। उसके बाद मरियम की आवाज आती, लेकिन जब मैं उसके चेहरा देखता तो ये पूछना भूल जाता कि
आखिर ये माजरा क्या है। फिर मैं दूसरे दिन अपने वादे के मुताबिक फिर उसी के घर गया, लेकिन ना तो वहाँ पर मुझे मरियम मिली और ना वो बिल्ली। मैंने बहुत आवाज लगाई मगर कोई भी आवाज नहीं आई सिवा सन्नाटे के अलावा। 2-3 दिन इसी में गुजर गए। मैं रोज वहाँ पर जाता और आवाज लगा लगा कर थक जाता, मगर वहाँ सन्नाटा और साई साई के अलावा मुझे कुछ भी नहीं सुनाई देता था। मैं मरियम से बहुत मोहब्बत करने लगा था। फिर मुझे लगा कि कहीं उसके अब्बू को हमारे मिलने की भनक तो नहीं लग गई और वो मरियम को यहाँ से दूर ले गए हों, लेकिन दिल इस बात को मानने से इनकार कर रहा था। मोहब्बत जो हो गई थी उससे। इसी बीच में इम्तिहान आ गए और मैं उसी में बिजी हो गया और कुछ दिनों बाद मेरा रिजल्ट आया। मेरी उम्मीद के मुताबिक मैं फर्स्ट आया था। मेरे मास्टर जी बधाई देने मेरे घर पर आए थे और उन्होंने मेरी बहुत तारीफ करी और कहा मैं पढ़ने में बहुत होशियार था। मैंने बहुत मेहनत करी और मेरे नंबर बहुत अच्छे आए हैं। मेरा किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा दिया जाए, किसी शहर के बहुत अच्छे कॉलेज में। अब घर वालों ने मेरे ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लो। मगर मैं मरियम से नहीं मिला था। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहाँ खो गई, जमीन निगल गई कि आखिर आसमान खा गया। और एक दिन मैंने फैसला कर लिया, मैं उससे उसी वक्त में मिलने जाऊंगा जिस वक्त उसने मुझसे आने से मना किया था। और अगर उसके अब्बू मुझे मिल गए तो मैं उनसे साफ साफ बता दूंगा कि मैं मरियम से बहुत मोहब्बत करता हूँ और उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं बहुत शरीफ खानदान का लड़का हूँ, वो मुझे अपनी लड़की का हाथ दे दे। मेरे दिल से सारा खौफ मिट गया था। पता नहीं मैं इतना निडर कैसे हो गया। मैंने पूरी तरह से फैसला कर लिया था कि अगर उसके अब्बू मुझे मिलते हैं तो मैं उनसे बात करूंगा, क्योंकि मैं मरियम से बहुत मोहब्बत करता था और मैं उसे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। मैं उसके बगैर अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता था। और फिर मैं उसी वक्त उसके घर पहुंच गया जिस वक्त में आने के लिए उसने मुझसे मना किया था। मैं सुबह 10 बजे तैयार होकर फिर से गांव के रास्ते के दाहिनी तरफ जंगल की तरफ मुड़ गया, जहां पर मेरी मोहब्बत मरियम थी। और जब गया तब मैंने देखा कि वही बिल्ली उसी दरवाजे के पास बैठी हुई थी, ऐसे जैसे कि किसी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उस बिल्ली ने मुझे देखा वो खड़ी हो गई और खड़ी होकर पता नहीं क्यों वो मुझे बड़े प्यार से देखने लगी। मैंने उस बिल्ली को बड़े गौर से देखा, खास तौर पर उसकी आंख। इस बार पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक इच्छा पैदा हो गई थी। मैंने सोचा कि अगर मरियम से मुलाकात आज हो गई तो मैं उससे जरूर पूछूंगा कि क्या ये बिल्ली तुम्हारी पालतू है। वो बिल्ली मुझे बड़े ही गौर और बड़े ही प्यार से देखे जा रही थी, या यूं समझो कि वो मुझे निहार रही थी। मगर जैसे ही मैंने उसकी आंखों की तरफ देखना शुरू किया, मतलब कुछ तो प्यार से देखना शुरू किया, उसने फिर से छलांग लगाई उसी खिड़की की तरफ और वो अंदर की तरफ भाग गई। ये देखकर मुझे बड़ी हैरत थी। फिर वही हमेशा के मुताबिक बिल्ली खिड़की के अंदर गई, फिर वापस नहीं आई। मैंने दरवाजा खटखटाया, फिर से मरियम की आवाज आई, आती हूँ। पर आते आते उसने कहा कि मैंने तुमसे मना किया था ना अमन इस वक्त आने के लिए। मैंने देखा कि मरियम बहुत घबराई हुई थी। मैंने पूछा क्या बात है मरियम, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। उसने कहा मैंने तुमसे मना किया था इस वक्त आने के लिए। तुम्हें पता है ना मेरे अब्बू इस वक्त मौजूद होते हैं, वो अभी अभी बाहर निकले हैं और थोड़ी ही देर बाद आते होंगे। अगर उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया यकीन मानो कयामत आ जाएगी। मेरे अब्बू बहुत ही जालिम हैं। मैंने भी बड़ी दिलेरी से कहा कि मैं आज मामला आर पार करने को ही आया हूँ। तुम्हारे अब्बू कितने ही जालिम क्यों ना हो, पर मेरी मोहब्बत तुमसे सच्ची है और मैं हर बड़े से बड़े खतरा लेने को तैयार हूँ। और ये बात सच थी। मैं उसके लिए कितना भी बड़ा खतरा क्यों ना हो लेने के लिए तैयार था। मैंने उससे कहा मरियम मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हारा जवाब लेने के लिए आया हूँ। तुम सोच नहीं सकती कि मेरे दिल में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। मगर मैं बहुत बार तुम्हारे घर पर आया मगर तुम नहीं मिली।
अब मैं शहर जा रहा हूँ, तुम्हारा जवाब सुने बगैर मैं कैसे जाऊँ? और सच तो ये है कि तुमसे शादी किए बगैर मैं नहीं जाऊँगा, तुम्हें लेकर ही जाऊँगा। मरियम, मैं तुमसे दीवानों की तरह प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? उस वक्त वाकई वो डरी हुई थी। क्या वजह थी? उस वक्त मैंने उससे पूछा और ना उसने मुझे बताया, क्योंकि मैं सिर्फ अपना जवाब का इंतजार कर रहा था। इस डर के माहौल में भी वो मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट इतनी कातिल थी कि कोई उसकी मुस्कुराहट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। उसने कहा, मैं भी तुमसे इतनी ही मोहब्बत करती हूँ अमन। अगर यूं कहूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत तुमसे भी ज्यादा करती हूँ तो ये गलत नहीं होगा। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम अभी जाओ, मैं तुम्हें कल दोपहर के वक्त मिलूंगी। मैंने मरियम से कहा कि इससे पहले भी तुमने यही कहा था। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं वादा करती हूँ कल 2 बजे के वक्त यहाँ पर आना, मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। लेकिन मेरी कुछ शर्त है अमन। मैंने कहा, कौन सी शर्त? उसने कहा, इस बारे में हम कल बात करेंगे। कल तुम 2 बजे दोपहर के वक्त यहाँ पर आना, अभी यहाँ से चले जाओ। मैंने उससे फिर कहा, क्या वाकई तुम मुझसे शादी करोगी? उसने कहा, हाँ क्यों नहीं, मेरा जवाब हाँ है। इस बारे में कल और तसल्ली से बात करेंगे, अभी तुम यहाँ से जाओ। अभी तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी शर्त क्या है? उसने कहा, हम सारी बात कल करेंगे, अपनी शर्त की भी कल ही बात करेंगे और अपनी जिंदगी के बारे में भी तुम्हें कल ही बताऊंगी। मैंने उससे कहा, मुझे कल का इंतजार रहेगा, और वाकई मुझे कल का इंतजार बड़ी ही बेसब्री से था। उसकी बात सुनकर मैं वहाँ से चला आया और घर पर जाकर चुपचाप लेट गया। अब मेरे दिल में एक ही ख्याल आ रहा था कि अभी तक मरियम के बारे में मैंने किसी से भी जिक्र नहीं किया था। मैं अपने घर वालों को शादी के लिए कैसे राजी करूंगा? मैं अपने दिमाग में बहुत से बहाने तलाश करने लगा, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे घर वाले इतनी आसानी से मेरी बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं अभी पढ़ रहा था, ना ही मेरी नौकरी थी और ना ही मेरी कमाई, और इसी साल मैंने इंटर पास किया ही था। अब मैं कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था। क्या मेरे घर वाले मेरी बात को मानेंगे? ये सारी बात सोच सोचकर मैं बहुत दूर निकल गया। अपनी ही सोच में फिर मैंने सोचा, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि पता नहीं मेरे अंदर हिम्मत कहाँ से आ गई। मैं अपनी सोच पर खुद हैरान था। पता नहीं क्यों मुझ में इतना कॉन्फिडेंट आ गया था कि मैं अपने घर वालों को मना लूंगा। फिर मैं मरियम के बारे में सोचने लगा कि पता नहीं उसकी क्या शर्त होगी। फिर मैं उसके अब्बू के बारे में सोचने लगा, क्योंकि अभी तक मरियम ने यही बताया था कि उसके अब्बू काम पर चले जाते हैं और वो हमारे मिलने जुलना पसंद नहीं करेंगे। पर दिल से हकीकत में मैं उसके अब्बू को मिलना चाहता था, लेकिन मैंने आज तक वहाँ पर उसके अब्बू को नहीं देखा। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल भी आता था कि मरियम सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है, पता नहीं उसके अब्बू हैं भी या नहीं। लेकिन मैं उसका इस कदर दीवाना हो गया था कि उसकी हर बात पर यकीन करने को दिल करता था। यही सोचते सोचते मैं नींद की वादियों में कब चला गया मुझे पता ही नहीं चला। रात भर मुझे मरियम के ही ख्याल आते रहे और दूसरे दिन मैं वादे के मुताबिक उसके घर पर चला गया। फिर मैंने उसके दरवाजे पर आवाज लगाई, लेकिन फिर से वहां से कोई आवाज नहीं आई। और फिर वही घटना हुई जो उसके घर पर जाकर बार बार मेरे साथ होती थी। वही बिल्ली दोबारा मेरे सामने थी और मुझे प्यार से देखने लगी, और फिर वही उसने हरकत की, खिड़की पर कूदी और अंदर चली गई। फिर मैंने मरियम को आवाज लगाई, दरवाजा खटखटाया, फिर उसकी आवाज आई, रुको अमन, मैं आती हूँ। जब उसने दरवाजा खोला उस वक्त भी वो काले कपड़े ही पहनी हुई थी। मैं बयां नहीं कर सकता कि वो कितनी खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे साथ जाने को तैयार थी। मैंने मजाक में जो किया मैंने उससे पूछ ही लिया, क्या बात है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम पूरी तैयारी के साथ बैठी हो। उसने कहा, हाँ तुमने सही कहा, मैं वाकई तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार बैठी हुई हूँ। चलो आओ थोड़ी दूर चलते बात करते हैं। आज उसने पहली बार मुझसे ये बात कही थी।
ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, पर मैं दिल ही दिल खुश था। मैंने उससे पूछा कि बताओ मरियम, तुम्हारी क्या शर्त है? उसने कहा, मेरी शर्त ये है कि तुम मेरे घर वाले, मेरे खानदान वाले के बारे में कभी नहीं पूछोगे। ये सुनकर मुझे झटका लगा। मैंने कहा, मरियम, जब मैं अपने घर वालों से तुमको मिलाऊंगा तो उनको क्या जवाब दूंगा, उनसे क्या कहूंगा, वो तुम समझो। वो तो मुझसे जरूर पूछेंगे तुम्हारे पिता का नाम, तुम्हारी माँ का नाम, तुम्हारे खानदान का नाम, तुम्हारा घर, तुम्हारा पता। उसने साफ शब्दों में कहा कि मेरी शर्त यही है, नंबर 1, ना तो तुम कभी मुझसे मेरे घर वालों के बारे में पूछोगे, ना खानदान वालों के बारे में पूछोगे। तुमने कहा ना कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, बोलो करते हो कि नहीं करते हो। मैंने कहा, क्यों नहीं, क्या तुम्हें इस पर कोई शक है? तो फिर उसने कहा, नहीं, शक नहीं है, मुझे तुम पर पूरा एतबार है। और मेरी दूसरी शर्त ये है, ना ही तुम अपने घर वालों को ये बताओगे कि मैं कहाँ रहती हूँ, क्योंकि अगर तुम अपने घर वालों को ये बताओगे कि मैं इस सुनसान इलाके में रहती हूँ अपने अब्बू के साथ, तो वो हम लोगों को अपनाने के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे। अमन, ये सब तुम्हें करना है, कैसे करना है वो तुम जानो, कौन सा बहाना बनाना है वो तुम जानो। मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगी। उसकी बात सुनकर मैं बहुत सोच में पड़ गया, क्योंकि मेरे सामने एक ही मिशन था, अपने घर वालों को शादी के लिए तैयार कैसे करना है। ऐसा कौन सा बहाना बनाऊं कि जिनसे मेरे घर वाले मरियम को अपनाने के लिए तैयार हो जाएं। मैंने उससे कहा, तो क्या तुम मेरे साथ भागकर चलोगी? क्या तुम अपने अब्बू को नहीं बताओगी? ये सुनकर मानो उसके चेहरे पर एक डर की लहर दिखने लगी। उसने कहा, सोचना भी नहीं अमन, अगर मेरे अब्बू को पता लग गया तो वो मुझे मार देंगे और साथ में तुम्हें भी। मैंने उससे कहा कि एक न एक दिन उन्हें पता चलेगा ही। उसने कहा, वो तो मेरे ऊपर छोड़ दो, उन्हें कभी नहीं पता चलेगा। और मेरी सबसे अहम शर्त ये है कि शादी होने के बाद तुम इस जंगल की तरफ कभी भी नहीं आओगे। मुझसे वादा करो, यहाँ कभी भी नहीं आओगे। मैं उससे बहुत कुछ कहना चाहता था, पर जुबान मेरा साथ नहीं दे रही थी, मानो किसी ने अंदर से रोक लिया हो। और एक ताकत का एहसास जो मेरे अंदर, जो पहले दिन से ही था, मुझे ही कह रहा था कि मैं ये सब कुछ कर लूंगा। उसने कहा, अमन, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का वक्त देती हूँ, 1 हफ्ते बाद तुम मुझे यहाँ से ले जाओ। 1 हफ्ता बहुत है, तुम्हें अपने घर वालों को 1 हफ्ते के अंदर राजी करना होगा। मैंने कहा, ठीक है। हालांकि दिल में बहुत सवाल थे, लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि एक बार बस मेरे घर वाले तैयार हो जाएं शादी के लिए, उसके बाद मेरे दिल में जो भी सवाल होगा मैं मरियम से पूछ लूंगा, क्योंकि फिर वो मेरी बीबी बन जाएगी। और बीबी अपने शोहर से कुछ नहीं छुपाती। मैं बस किसी भी हद तक उसको पाने के लिए तैयार था। मैं दिल ही दिल यही सोच रहा था कि मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं मरियम को 1 हफ्ते के अंदर ले जाकर रहूंगा और उसको अपनी बीबी बनाऊंगा। मैंने उससे कहा, ठीक है, अब मैं 1 हफ्ते के बाद ही तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। तो उसने कहा, ठीक है, मगर एक बात खास ख्याल रखना, जब तुम मुझे लेने के लिए आना तो इस बार रात को ही आना। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे अब्बू तो रात में रहते हैं, तुमने कहा था। उसने कहा कि मैं कुछ सोच समझकर ही कह रही हूँ। 1 हफ्ते बाद अब्बू 2 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। फिर मैंने उससे कहा, तो दिन में क्यों नहीं? उसने कहा, मैंने कहा था ना अमन कि ज्यादा सवाल जवाब अभी मत करो, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी, मगर अभी नहीं, लेकिन उन सवालों के जवाब कभी नहीं दूंगी जिनके बारे में मैंने तुमसे पहले ही कहा था। जो मेरी शर्त थी कि तुम कभी भी नहीं पूछोगे मेरे बारे में, मेरी जिंदगी के बारे में। मैंने कहा, ठीक है। उसने कहा कि तुम रात को 10 बजे के बाद आना, मैं दरवाजे पर तैयार मिलूंगी। और ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। आज उसने पहली बार मुझे छुआ था और मैंने पहली बार उसके स्पर्श को महसूस किया था। जैसे ही उसने मुझे छुआ, पता नहीं मुझे क्या हुआ, बदन में एक अजीब सी खुशनुमा सी लहर दौड़ गई और मैं उससे कहने लगा कि मरियम, तुम फिक्र मत करो, मैं 1 हफ्ते बाद हर हाल में तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा। उसने मुझसे वादा किया कि
मैं 1 हफ्ते बाद आकर उसको ले जाऊं और मैं उसे वादा करके वहाँ से चला आया। अब मेरा सिर्फ यही काम था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं अपने घर वालों को राजी करूं। अब मैं अपने घर वालों को राजी करने के लिए कोई बहाना तलाशने लगा, कोई ऐसा झूठ जो मेरे घर वालों को सच लगे। और सोचते सोचते मेरे दिमाग में एक प्लान आया और मैंने उस प्लान को बहुत ही गहराई से सोचा और फिर एक मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर दौड़ गई। मुझे पूरा विश्वास हो गया कि ये प्लान जरूर काम करेगा। अब मैं बेफिक्र हो गया थोड़ा सा। अब बस मुझे इस प्लान पर अमल करना था। फिर मैंने फैसला किया कि कल मैं अपने इस प्लान को अंजाम दूंगा। सबसे पहले मैं अपनी अम्मी से बात करूंगा, क्योंकि मेरी अम्मी मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। अगर अम्मी को राजी कर लिया तो समझ लो अब्बू को भी राजी कर लिया, क्योंकि मेरे अब्बू बहुत ही सीधे साधे थे और मेरी अम्मी की हर बात मानते थे। ये सारी बात सोचते सोचते फिर रात हो गई और ये सोचते सोचते मैं नींद की वादियों में कब चला गया मुझे पता ही नहीं चला। सुबह फिर मेरी आंख खुली और मैं सोच रहा था कि जो मैंने प्लान बनाया है उस पर अमल कैसे करा जाए, शुरुआत कहाँ से की जाए। फिर मेरे दिल में एक ख्याल आया, जो मैंने कल सोचा था कि शुरुआत माँ से की जाए। मैं अपने प्लान के मुताबिक अपनी माँ के पास गया और मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं उन्हें अकेले में ले गया और मैंने अपनी शक्ल बहुत ही डरी हुई बना ली। मेरी माँ मुझे देखकर घबरा गई और वो बोली, क्या बात है अमन, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? खैरियत तो है ना? एग्जाम में तो तुम अव्वल आए हो और तुम्हारी छुट्टी भी चल रही है। क्या बात है, मैं देख रही हूँ बहुत वक्त से तुम कुछ खोए खोए से रहते हो। और उसी वक्त मेरे दिल में ये ख्याल आया कि माँ सही कह रही थी। जब से मेरी मुलाकात मरियम से हुई थी तब से मैं अपना वक्त अपने घर वालों में बहुत कम बिताता था, पहले की तरह नहीं बिताता था। मैं अपने ही दुनिया में मगन था। ये सोचने का वक्त ही नहीं रहा कि मेरे घर वाले भी मेरी हालत पर नोटिस कर रहे हैं, पर माँ के ये कहने पर मुझे फायदा ही मिलने वाला था। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, एक बहुत ही बड़ी परेशानी है। मैं बहुत वक्त से आपको बताने की सोच रहा हूँ मगर हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पता नहीं आप मेरे बारे में क्या सोचें। मेरी माँ ने कहा, कैसी बात करता है बेटा, मुझे तुझ पर पूरा यकीन है कि मेरा बेटा कोई गलत काम नहीं कर सकता। हमने तेरी परवरिश अच्छे से की है, मुझे अपनी परवरिश पर पूरा यकीन है। मैंने अपनी माँ से कहा कि मेरा दूसरे गांव में एक दोस्त है जो हमारे गांव के करीब है। उसकी एक बहन है और माँ बाप हैं और अच्छी खासी जमीन है, मगर उनकी रंजिश गांव के ही चौधरी से चल रही है। उनकी जमीन पर उस गांव के चौधरी की नीयत खराब है और कुछ दिन पहले ही उस चौधरी ने मेरे दोस्त के बाप को गोली मार दी और ये सदमा मेरे दोस्त की माँ बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। अब मेरा दोस्त और उसकी बहन ही बची हैं, मगर अब उनकी भी जान खतरे में है। मेरा दोस्त और उसकी बहन अपने घर से दूर कहीं छुपकर रह रहे हैं, दूसरे गांव में, और चौधरी की पहुंच अच्छी खासी है। पुलिस भी उससे मिली हुई है। मेरा दोस्त बहुत परेशान है। वो उस गांव से कुछ सालों के लिए दूर चला जाना चाहता है, मगर वो ज्यादा परेशान अपनी बहन की वजह से है, क्योंकि उसकी बहन बहुत खूबसूरत है और चौधरी की उसकी बहन पर ही नीयत खराब है। मेरे दोस्त का कहना है मुझसे कि वो अपनी बहन को मेरे घर में कुछ दिनों के लिए रख सकता है। मैं यही सोच सोच के परेशान हो रहा था। मेरी माँ मेरी बात बहुत गौर से सुन रही थी। उन्हें मुझ पर बहुत भरोसा था। उसने मुझसे कहा कि ये भी कोई कहने की बात है, क्यों नहीं, बेटे की इज्जत का मामला है और फिर एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के काम आता है। तुम अपने दोस्त को और उसकी बहन को यहाँ बुला लो। हम इसी गांव से तुम्हारे अब्बू से कहकर उसका फैसला करा देंगे। मेरे अब्बू गांव के इज्जतदार आदमी थे। मैंने कहा ठीक है माँ, अगले हफ्ते उसको यहाँ पर बुला लूंगा। मेरी माँ ने कहा, अगले हफ्ते क्यों, तू एक काम कर, उसको कल ही यहाँ बुला ले। कहीं ऐसा ना हो कि वो गांव का चौधरी उनके साथ कुछ उल्टा सीधा कर ना दे, कहीं उन दोनों की जान ना ले ले।
मैंने अपनी माँ से कहा, घबराओ मत, अभी वो छुपे हुए हैं, उसी ने मुझसे कहा है। मेरी माँ ने कहा, ठीक है। मैंने अपनी माँ से कहा कि अब्बू कहीं नाराज तो नहीं होंगे। माँ ने कहा, नहीं, अगर होंगे तो मैं देख लूंगी, तू परेशान मत हो, तू बस अपना फर्ज निभा। मैं उनकी बातों से सहमत हो गया और मैं हैरत में भी पड़ गया। झूठ तो मैंने बहुत पक्का बोला था, मगर मुझे इस बात का यकीन नहीं था कि मेरी माँ इस बात को मान लेंगी। मुझे लगता था कि वो थोड़ा बहुत शक करेंगी, मगर मेरी माँ तो बहुत ही बहादुर निकली। मैं खुश हो गया और वहाँ से चला गया। अब मेरा एक प्लान तो कामयाब हो गया। अब दूसरा प्लान मेरा ये था कि माँ ने मुझसे कहा था कि दोनों को बुला के लाना। ना तो मेरा कोई दोस्त था, अगर मैं किसी दूसरे दोस्त को इस प्लान में शामिल करता तो आगे जाकर मेरा पर्दाफाश हो सकता था झूठ का। फिर मैंने ये सोचा कि चलो, एक तो प्लान कामयाब हो ही गया, दूसरा भी कामयाब हो जाएगा, कुछ ना कुछ कर लूंगा। और मैं एक एक दिन गिनने लगा। वक्त मानो थम सा गया। मुझे एक एक दिन काटना भारी पड़ रहा था और आखिरकार वो वक्त आ ही गया जो मेरी जिंदगी में नहीं आना चाहिए था, जो मैं आज सोचता हूँ। मगर उस वक्त मैं बहुत खुश था। जब वो दिन आया तब मैंने अपनी माँ को बताया कि माँ, वो आज का दिन है, मेरे दोस्त ने मुझे रात में बुलाया है। मेरी माँ को मेरी फिक्र हुई। उसने मुझसे कहा, क्या क्या तू अकेले जाएगा? मैंने कहा, हाँ। मेरी माँ ने कहा कि नहीं बेटा, अगर तुम कहो तो तुम्हारे साथ तुम्हारे अब्बू को भेज दूं या फिर गांव के 2-3 और लोगों के साथ भेज दूं। मैंने अपनी माँ से कहा, नहीं माँ, मेरे दोस्त ने मुझे अकेले ही बुलाया है, इसलिए उसने रात का वक्त चुना है। किसी को कोई शक भी नहीं होगा और वो यहाँ पर थोड़ी ही दूरी पर खड़ा होगा। मैं जल्दी आ जाऊंगा। पर मेरी माँ मानने को तैयार नहीं थी। मेरे बहुत कहने पर वो तैयार हुई और मैं आधी रात को साइकिल ले मरियम के घर पर चल दिया। रात का सन्नाटा था। पहली बार मैंने गांव की दाहिनी तरफ रात में सफर किया। दिल दहला देने वाली खामोशी थी। पहली बार मुझे एक अनजान खौफ सा एहसास हुआ और मैं खेतों के रास्ते पर साइकिल चलाता हुआ रात के सन्नाटे में चले जा रहा था। बड़े बड़े और घने घने और लंबे पेड़ मानो ऐसे लगते थे जैसे मुझे घूर रहे हो। साइकिल चलाते वक्त एक ऐसा एहसास हो रहा था, मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मैं अकेला नहीं हूँ, वहाँ पर मेरे साथ पीछे और भी लोग हैं। और जब मैं पलट कर देखता तो सिवा सन्नाटे के कुछ भी नहीं होता। वो रात का सफर मेरे लिए बहुत ही डरावना था। आज मैं सोचता हूँ कि कैसे मैं आधी रात में उस जंगल में चल दिया, मगर जवानी थी और थोड़ा लड़कपन भी था। शायद मुझे इतनी समझ नहीं थी कि जिस रास्ते पर मैं जा रहा था वो रास्ता मेरे लिए कैसा होने वाला था। मरियम के घर पहुंच गया। दिन के वक्त वो घर इतना खतरनाक नहीं लगता था जितना कि रात के वक्त लग रहा था। मैंने डर से इधर उधर देखा कि कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि इस रास्ते पर तो कोई आता ही नहीं, मगर दिल में ये ख्याल था कि कहीं उसके अब्बू तो नहीं हैं। फिर सोचा कि मरियम ने मुझे बता दिया था उसके अब्बू 2 दिन के लिए बाहर गए हैं। ये सोचकर मैंने ठंडी सांस ली और फिर मैंने मरियम को आवाज़ लगाई, मरियम, मरियम, कहाँ हो तुम? मगर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। मुझे एक एहसास हुआ कि मुझे कोई बहुत देर से घूर कर देख रहा है। एक अनजाना सा खौफ मेरे दिल में और दिमाग में दौड़ गया और मेरे बदन में सिरन सी पैदा हो गई। सामने वही बिल्ली थी जिसकी आंख अंधेरे में बल्ब की तरह चमक रही थी। वो मुझे घूर रही थी। दिन के वक्त भी वो मुझे मिला करती थी, मगर मुझे इतना खौफ महसूस नहीं हुआ था जितना कि आज इस बिल्ली को देखकर हुआ। फिर वही हुआ जो अक्सर होता आया था। वो बिल्ली खिड़की पर कूदी और अंदर भाग गई और मेरी सांस में सांस आई, क्योंकि उस वक्त मुझे उस वक्त
बिल्ली से बहुत ही ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा था। फिर मैंने मरियम को आवाज़ लगाई। इस बार मेरी आवाज़ लगाने से उसकी आवाज़ आई कि रुको मैं आती हूँ, और ये कहकर उसने दरवाज़ा खोल दिया। मैंने देखा उस वक्त भी वो काले कपड़े ही पहनी हुई थी। मुझे याद है वो ब्लैक कलर का सलवार और कमीज पहनी हुई थी और दुपट्टा उसके सर पर था। उसके हाथ में कुछ था। मैंने उससे पूछा ये क्या है? उसने कहा कुछ नहीं, मुझे यहाँ पर दोबारा वापस नहीं आना है। बस कुछ थोड़ा सा माँ के गहने हैं जो मेरी माँ ने मेरी शादी के लिए बनवा कर रखे थे। मैंने उससे पूछा क्या ये सही होगा? तुम्हारे अब्बू क्या सोचेंगे? उसने कहा अब्बू क्या सोचेंगे, माँ ने वैसे भी ये गहने मेरे लिए ही बनवाए थे। उसने कहा कि तुमने अपने घर वालों को राजी कर लिया। मैंने उसे तसल्ली से सारी बात बता दी और साथ में ये भी कहा कि मेरी माँ सोच रही है कि तुम्हारा भाई मेरे साथ आएगा। उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम उनसे ये कह देना कि रास्ते में उन्होंने मेरे भाई को जान से मार दिया और वो मुझे भी मारने वाले थे। हम बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आए हैं। हमारी दुश्मनी ये गांव के चौधरी से भी है और हमारे खानदान वालों से भी। बाकी जो कुछ भी सवाल पूछेंगे तुम्हारी माँ मुझसे ही पूछेंगी, मैं उन्हें समझा दूंगी। उसके ऐसे कहने से मेरी आधी परेशानी दूर हो गई। मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं, और मैंने आगे साइकिल पर उसको बैठा लिया और साइकिल चलाने लगा। मगर एक बात को मैंने एहसास किया, उसके हाथ में एक छोटा सा बैग जो था, उसने मुझसे कहा था कि उसमें माँ के कुछ गहने हैं, मगर वो मुझे अच्छा खासा वजनी महसूस हो रहा था। मैंने मरियम से पूछा मरियम इसमें और क्या क्या है? उसने ये कहकर टाल दिया कि मेरी माँ के कुछ गहने हैं और मेरे कुछ कपड़े। मैंने कहा ठीक है। मैं बड़ी स्पीड से साइकिल चलाता हुआ अपने घर की तरफ चल रहा था। मैं बस अब अपने घर पहुंचना चाहता था और जैसे ही मैं घर पहुंचा मैंने दरवाज़ा खटखटाया। 1 सेकंड में दरवाज़ा मेरी माँ ने खोला और सामने मेरे अब्बू भी खड़े थे। मरियम को मैंने अभी बाहर ही खड़ा किया हुआ था। मेरी माँ ने मुझसे कहा बेटा मुझे बहुत फिक्र हो रही थी, मैंने तेरे अब्बू को एक एक बात बता दी है। वो मुझसे थोड़ा नाराज हो रहे थे कि तूने मुझे क्यों नहीं बताया। इतने में मेरे अब्बू मेरे पास आ गए और उन्होंने डांट के अंदर जो मुझसे कहा कि बहुत बड़े हो गए हो तुम ये बात मुझे भी तो बता सकते थे, कहाँ है वो दोनों? ये सुनकर मैंने मरियम को आवाज़ लगाई। मरियम नीचे नज़र करके मेरे घर के अंदर आ गई और मेरी माँ ने मरियम से कहा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मरियम ने नीचे निगाह करके कहा मेरा नाम मरियम है। मेरी माँ ने कहा बेटा तुम्हारा भाई कहाँ है? ये सुनकर मरियम रोने लगी और उसने वही कहा जो उसने उस वक्त कहा था। उसने कहा कि मेरे भाई को उन लोगों ने मार डाला। अब मैं इस दुनिया में अकेली हूँ और बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आई हूँ आपके बेटे के साथ। मेरी माँ ने मुझसे पूछा क्या ये सही है? मैंने कहा हाँ माँ, मेरे सामने ही कुछ लोगों ने मेरे दोस्त को मेरी आंखों के सामने मार डाला और वो मरियम को भी मार डालना चाहते थे। हम लोग अपनी जान बचाकर भागे। हमें बाद में पता चला कि उस गांव के चौधरी के साथ मरियम के खानदान वाले भी मिले हुए हैं। ये सुनकर मेरी माँ की आंख में आंसू आ गए और मेरे अब्बू के भी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा घबराओ मत बेटा, इसे अपना ही घर समझो। मेरी माँ ने मरियम से कहा अब तुम हमें अपनी माँ ही समझो। मरियम ने मेरी माँ की तरफ देखा और मेरी माँ उसको देखती रह गई। उसने पहली बार मरियम को गौर से देखा था। मरियम बहुत ही खूबसूरत थी। मेरी माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, आज रात तो मेरे साथ सो जाओ, सुबह बात करेंगे। मेरी माँ मरियम को अपने कमरे में ले गई और मैं अपने कमरे में चला गया। मेरा मिशन कामयाब हो गया था। अब मुझे अपनी माँ और अब्बू को शादी के लिए राजी करना था। मैं बहुत खुश था कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया था और मेरे आगे की ज़िंदगी के सपने सच होने लगे थे। पता नहीं कौन सी दुनिया में पहुंच गया था।
जो लड़की मेरे लिए सिर्फ एक ख्वाब थी, आज वो हकीकत में मेरे घर पर बैठी है। ये सोच सोच कर मैं कब नींद की आगोश में चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। सुबह फिर जब मेरी आँख खुली, कल की घटना मेरी आंखों के सामने आ गई। मैं अपने आप को बहुत ही तरोताजा महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि मैंने और मरियम ने जो भी झूठ घर वालों से बोला है, घर वालों ने हमारे झूठ को सच मान लिया। सच तो ये है कि अंदर ही अंदर मैं बहुत दुखी भी था, इसलिए कि मैंने अपने अब्बू और अम्मी से झूठ बोला। कल उन्हें सच्चाई पता लगेगी तो उनका भरोसा मुझ पर से उठ जाएगा, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत के आगे मजबूर था। सोच रहा था कि मोहब्बत में तो पता नहीं लोग क्या क्या कर लेते हैं। मैंने तो सिर्फ एक झूठ बोला है। थोड़ी ही देर बाद मेरी अम्मी मेरे कमरे में आई और उन्होंने मुझसे कहा, अमन नहा धोकर तुम कमरे में आ जाओ, मुझे और तुम्हारे अब्बू को तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं घबरा गया। मैंने माँ से पूछा, खैरियत तो है? माँ ने कहा, हाँ बेटा खैरियत है, बस तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। मैं तैयार होने के लिए चल दिया। 15 मिनट बाद मैं अपनी अम्मी के सामने हाजिर था। अम्मी ने मुझे एक दूसरे कमरे में बुलाया था। मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ अम्मी और अब्बू के अलावा कोई नहीं था। जैसे ही मैं अंदर आया, मेरे अब्बू ने अम्मी को कुछ इशारा किया और मेरी अम्मी ने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ, खैरियत तो है? क्योंकि मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि कहीं मेरी अम्मी और अब्बू को मेरे झूठ का पता तो नहीं चल गया। हो सकता है रात में मरियम ने सब बता दिया और इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया हो। ये सोचकर मेरे माथे पर पसीना आ गया, लेकिन मैंने अपने आप को संभाल लिया। मैंने सोचा आगे क्या होता है देखते हैं, जरा पता तो चले बात क्या है। सबसे पहले मेरे अब्बू मुझसे मुखातिब हुए, बोले, अमन सच बता, ये लड़की तुम्हें कहाँ मिली? तूने जो हमें बात बताई है, क्या वाकई वो बात सच है? मैंने कहा, हाँ अब 100% ये बात सच है, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा। अब्बू ने हाँ में सिर हिलाया। फिर अम्मी ने मुझसे पूछा, अमन झूठ मत बोलना बेटा, सच बताओ, क्या वाकई ये सारी बात सच्ची है जो तुमने हमें बताई? मैंने अम्मी से कहा, हाँ अम्मी ये बात 100% सच्ची है, भला मैं आप लोगों से झूठ क्यों बोलूँगा। फिर मेरे अब्बू बोले, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा यकीन है। अमन कल रात हमारी मरियम से बातचीत हुई थी, वो बहुत ही रो रही थी। हमने उसे बहुत समझाया, मगर बेटा हम मोहल्ले वालों से क्या कहेंगे, वो हमसे जब सवाल करेंगे तो हम क्या कहेंगे। इसलिए कल रात हमने बहुत सोचा। उसके बाद अब्बू ने अम्मी की तरफ इशारा किया। अम्मी ने मुझसे कहा, बेटा हमने सोचा है कि हम मोहल्ले वाले को मरियम को अपनी दूर की रिश्तेदार बता देंगे और मोहल्ले वाले हमारी बात पर यकीन कर लेंगे। उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ है बेटा, अभी उसकी उम्र ही कितनी है। मैं देख रहा था कि अम्मी के चेहरे पर मरियम के लिए बहुत ही ज्यादा हमदर्दी थी। मैं उनकी बात सुनता रहा। उसके बाद अम्मी चुप हो गई। ऐसा लग रहा था मानो वो कुछ कहने की हिम्मत जुटा रही थी, मगर उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा हम जानते हैं कि अभी तुम्हारी उम्र कम है, तुमने अभी इंटर ही पास की है, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी उम्र 18 या 19 साल ही होगी। अगर फिर भी तुम्हारी उम्र शादी की है तो हम ये भी जानते हैं कि तुम्हें आगे पढ़ाई करनी है। मैंने अम्मी से पूछा, क्या बात है? आप लोगों को जो कुछ भी कहना है आप लोग खुलकर कह सकते हैं, आप कहना क्या चाहते हैं? अम्मी ने कहा, बेटा हम ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे अब्बू और मैंने फैसला किया है कि मरियम से तुम्हारा निकाह कर दिया जाए और ये निकाह सादा होगा। बस कुछ रिश्तेदार शामिल होंगे और मैं उन रिश्तेदारों से कोई न कोई बहाना कर दूंगा। इस तरह वो लड़की हमारी बहू बन जाएगी और तमाम खतरे से बच जाएगी। अगर हम उसे ज्यादा दिन तक अपने घर में रखेंगे तो मोहल्ले वाले सवाल करने लगेंगे कि जवान बेटा है और ये लड़की पता नहीं कौन है। अगर हम रिश्तेदार भी बताते हैं तो कोई रिश्तेदार ज्यादा दिन तक
नहीं रहता। हम मोहल्ले वालों से ज्यादा दिन तक झूठ नहीं बोल सकते। हाँ, अगर उसका भाई जिंदा होता तो हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते, लेकिन बेटा वो लड़की अनाथ है और पूरी तरह से अब अकेली हो गई है। वो बच्ची यतीम हो गई है। बेटा, और किसी यतीम का साथ देना बहुत पुण्य का काम है बेटा, इसलिए हमने तुम्हें बुलाया। फैसला तुम्हें करना है बेटा। ये सुनकर मेरे मन ही मन में रसगुल्ले फूटने लगे। मैं तो यही चाहता था। मैं तो सोच रहा था कि मुझे तो कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। यहाँ तो मेरे माँ बाप खुद ही राजी हो गए शादी के लिए। मैंने बहुत फिक्र वाली शक्ल बनाकर कहा, ठीक है अम्मी जान, आप लोगों का जो फैसला होगा मुझे मंजूर है। और फिर ये फैसला हुआ कि ये निगाह आज ही कर दिया जाए और मोहल्ले वालों से यहाँ पर मिठाई बंटवा दी जाए। और ऐसा ही हुआ। शाम तक हमारा निगाह हो गया। मोहल्ले वालों ने थोड़ा बहुत सवाल करा, मगर अम्मी जान ने सबको समझा दिया। उन्होंने क्या कहा मुझे कुछ नहीं पता था, पर मोहल्ले वालों के चेहरे पर खुशी ये देखकर मुझे तसल्ली हो गई। मेरे लिए कमरा सजा दिया गया था और मेरे सामने मेरी मोहब्बत बैठी हुई थी, शर्माई हुई सी। आज हमारी सुहाग रात थी। मैं मरियम के पास गया और मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे कहा कि मरियम, यकीन नहीं होता कि तुम मेरी बीवी बन गई। मरियम नीचे निगाह करके बैठी हुई थी। मैंने कहा, क्या हुआ, क्या तुम परेशान हो? उसने कहा नहीं। फिर उसने निगाह ऊंची कर ली और मुझे बहुत प्यार से देखने लगी। मैंने पहली बार उसके चेहरे को बहुत गौर से देखा था तो वाकई बहुत ही खूबसूरत थी। बड़ी बड़ी आँख, घनी पलक, लंबे बाल, गोरा रंग, गुलाबी होठ। सच बताऊं तो ऊपर से लेकर नीचे तक कयामत ही कयामत थी। फिर मरियम ने मुझसे कहा, अमन, मुझसे एक वादा करो कि तुम मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करोगे, मुझे कभी छोड़ोगे नहीं। मैंने मरियम का हाथ पकड़कर कहा, नहीं मरियम, मैं तुम्हें छोड़ने की सोच भी नहीं सकता। मैं तुमसे हमेशा ही प्यार करूंगा। और ये कहकर मैंने उसको अपने गले से लगा लिया। उस रात मरियम ने मुझसे टूटकर प्यार किया। सुबह कब हो गई हमें पता ही नहीं चला। सुबह फिर अब्बू ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि बेटा, अब तुम शादीशुदा हो गए हो, अब तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारी है, पढ़ाई तुम्हारी आगे की बाकी है। फैसला तुम्हें करना है, आगे पढ़ाई करनी है या फिर हमारी खेती है उसमें काम करना है। मैंने अब्बू से कहा कि मैं सोच समझकर बताऊंगा। अब्बू खामोश हो गए। हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि नई नई शादी हुई है, थोड़ा वक्त देने की जरूरत है। इसी तरह 6 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। उस साल मैं कॉलेज नहीं जा पाया। फिर मरियम ने मुझे बुलाकर कहा कि क्यों न तुम कोई कारोबार शुरू कर लो। मैंने मरियम से कहा कि मरियम, हमारे पास थोड़ी बहुत खेती है, मगर कारोबार करने के लिए बहुत सारा पैसा होना चाहिए, वो हम कहाँ से लेकर आएंगे। उसने कहा, तुम फिक्र क्यों करते हो, मैं अपने साथ अपनी अम्मी के गहने साथ लेकर आई थी और भी कुछ लेकर आई थी। उन गहनों के साथ तुम उनको गिरवी रख दो या बेच दो, इतनी रकम तो आ ही जाएगी कि तुम कोई कारोबार शुरू कर लो। वैसे भी पढ़ाई लिखाई से होता क्या है, इतना तो तुमने पढ़ ही लिया होगा कि तुम्हें कोई हिसाब किताब करने में कोई परेशानी ना हो। और फिर नौकरी तो नौकरी होती है, सरकारी नौकरी हो या किसी और की नौकरी, चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए, मगर उसका सर मालिक के जूते के हमेशा नीचे ही रहता है। मैं चाहती हूँ अमन, तुम कारोबार करो। मुझे उसकी ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसकी सोच अच्छी थी, बल्कि कहा जाए कि बहुत ऊंची थी। लेकिन फिर मैंने उससे कहा कि तुम्हारी माँ ने ये गहने तुम्हारे लिए बनवाए थे मरियम, मैं उन्हें कैसे गिरवी रख सकता हूँ, मैं उन्हें कैसे बेच सकता हूँ। मरियम ने कहा कि मेरे लिए तुमसे बढ़कर कुछ नहीं है, गहने ही तो हैं, मेरे लिए तो तुम बहुत हो, तुम हो तो सब कुछ है। फिर उसने अपना वही पुराना बैग निकाला। मुझे याद आ गया कि ये वही बैग था जो मरियम अपने साथ लेकर आई थी। उसने फिर वो बैग खोला और उसमें एक लाल कपड़े की पोटली थी जो बहुत बड़ी थी। मुझे याद आ गया कि जब मरियम और हम साइकिल में थे तब मैंने उससे पूछा था कि तुम्हारे बैग में क्या है,
तब मरियम ने मुझसे कहा था कि इसमें कुछ कपड़े और सामान है, लेकिन आज तक उसमें से उसने कोई कपड़ा नहीं निकाला। वो वही कपड़ा पहनती थी जो मैंने उसके लिए बनवाए थे। फिर उसने वो लाल पोटली खोली। जैसे ही पोटली खोली मेरी आंख फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसमें कुछ गहने नहीं थे, बल्कि ये कहा जाए कि उसमें बहुत सारे गहने थे। और ऐसा भी कह सकता हूँ कि उन्हें बेचकर ही मैं सारी जिंदगी आराम से काट सकता था। फिर मरियम ने मुझसे कहा, तुम इसमें से जितने चाहो ले जा सकते हो या फिर पूरा ले जा सकते हो। मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। मैंने कहा, मरियम तुमने तो कहा था इसमें कुछ गहने हैं, मगर ये तो बहुत कीमती गहने हैं और बहुत सारे हैं। ये सुनकर वो मुस्कुरा दी और आंख मारकर मुझसे कहा, तुमने मुझे किस खानदान की समझा था? और फिर वो हंसने लगी और फिर हंसकर कहने लगी कि मैं कोई अरे गहरे खानदान की नहीं हूँ। और उसने मेरा हाथ पकड़कर चूम लिया और कहा कि तुम ये भी कह सकते हो अमन कि मैं एक राजकुमारी हूँ। और ये कहकर जोर से हंसने लगी। वो पूरे तरीके से मजाकिया मूड में थी। मैंने उससे कहा, रुको मैं तराजू लेकर आता हूँ। थोड़ी ही देर बाद मैं तराजू लेकर आया और जब मैंने उसका वजन तोला तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। वो गहने बहुत भारी थे। वो पूरे 55 किलो के थे और उन गहनों के साथ साथ एक छोटे नीले कलर की खोली थी। मैंने पूछा, इसमें क्या है? उसने हंसकर कहा कि मेरे सोहर, मेरे प्यारे सोहर, मैं तुम्हारी तो ये भी तुम्हारा, पूछना क्या है, खोल कर देख लो। जब मैंने उसे खोलकर देखा तो उसमें बड़े बड़े चमकदार 15 से 20 हीरे थे। ये देखकर मेरी आंख के सामने एक बार को अंधेरा सा छा गया। मैंने दिल ही दिल में सोचा, इसका मतलब मरियम बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक रखती थी। फिर मैंने मरियम से पूछा, मरियम मैं कुछ पूछ सकता हूँ? अचानक उसके तेवर बदल गए। उसने मुझसे कहा, शर्त याद है? अचानक मुझे याद आया कि हाँ, उसने मुझसे शर्त रखी थी। मैंने कहा, हाँ मरियम मुझे शर्त याद है। उसने कहा, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था अमन कि तुम मुझसे कोई सवाल नहीं पूछोगे, और फिर वैसे तुम्हारे लिए इतना काफी है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारी बीबी हूँ। अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इन गहनों को गिरवी रखो और उन पैसों से कोई कारोबार करो। मैं उसकी बात समझ गया। वो बताने के मूड में नहीं थी। मैंने कहा, ठीक है, 55 किलो सोना बहुत होता है और साथ में हीरे भी। मैंने उसमें से आधा कोरा सोना निकाला। हालांकि आधा किलो सोना भी बहुत था। मुझसे सवाल करा जा सकता था कि इतना सोना मैं कहाँ से लेकर आया, मगर ये अच्छा था कि मेरा एक दोस्त सुनार था और बचपन का साथी भरोसेमंद था। उसको मैं समझा दूंगा। मैंने आधा किलो सोना निकाला और मरियम से मैंने कहा, बाकी का सोना संभाल कर रख दो। उसने कहा, तुम फिक्र मत करो अमन, मैं इसे संभाल कर रख दूंगी। अब मुझे चिंता होने लगी थी कि घर में इतना सोना होगा तो कोई अनहोनी न हो जाए, और मैंने इस बात का जिक्र मरियम से किया। उसने कहा कि अमन, मैं इसकी हिफाजत बचपन से कर रही हूँ, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, अपने काम पर ध्यान दो। मैं चाहती हूँ कि तुम कारोबार करो और बहुत बड़े आदमी बनो। इतने बड़े आदमी की जितना सोना तुमने देखा है उतना सोना तुम मुझे बनवा कर दो। ये कहकर वो हंसने लगी। मैं चुपचाप वहाँ से चला आया। घर पर मैंने अब्बू को कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना पता है कि मैं कारोबार करना चाहता हूँ और पढ़ना नहीं चाहता। अब्बू ने कहा कि उसके लिए पैसे कहाँ से लेकर आओगे? मैंने आपसे कहा कि मेरा एक दोस्त है, मुझे उधार देने के लिए तैयार है, मैं देख लूंगा, आप फिक्र ना करो। अब्बू मेरी बात सुनकर खामोश हो गए। मैंने सोना बेचा नहीं बल्कि उसको गिरवी रख दिया। मैं नहीं चाहता था कि मरियम का सोना मैं बेच दूं। मैंने दिल से सोचा था कि मैं कारोबार में तरक्की करूं और उसका सोना वापस कर दूं, क्योंकि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था। हालांकि उसने पूरी तरह से इजाजत दे दी थी, मगर मैं नहीं चाहता था। फिर गिरवी रखकर मैंने उस पैसों से एक कारोबार शुरू किया, कपड़ों का कारोबार, यानी कि एक्सपोर्ट का। धीरे धीरे मेरे काम में तरक्की होने लगी। आज मेरी शादी को 3 साल हो गए और इन 3 सालों में मैंने जितनी तरक्की की थी कोई इतनी 30 सालों में भी नहीं कर पाता। अब मेरे घर की जगह एक शानदार हवेली थी।
सभी गांव वाले यही बोलते थे कि अमन की बीवी बहुत किस्मत वाली है। कुछ लोग तो ये कहते थे कि जब से ये लड़की इनके घर में आई है, इनके दिन वक्त फिर गए हैं। और इसी बीच हमारे 2 बच्चे हुए। दोनों लड़के थे। मरियम उन्हें बहुत प्यार करती थी। जिंदगी बहुत ही खुशी से कट रही थी। मैं एक लड़की और चाहता था। इसी बीच मेरी दोस्ती साहिल से हो गई। वो भी कपड़े का व्यापारी था। हम दोनों में अच्छी पटने लगी क्योंकि हम लोग एक ही कारोबार से ताल्लुक रखते थे। यहाँ तक कि विदेश भी हम लोग साथ साथ ही जाते थे। उसकी और मेरी मुलाकात अमेरिका में हुई थी। मैं किसी काम के सिलसिले में अमेरिका गया हुआ था वहाँ, और मेरी मुलाकात हुई और हमारी दोस्ती भी हो गई। वो बहुत ही अच्छा आदमी था और हमारे गांव से करीब 90 किलोमीटर के फासले पर रहता था। एक दिन उसने हमारी दावत की। उसने कहा क्यों ना अपनी बीबी के साथ और बच्चों के साथ हमारे गांव में खाने पर आओ। मैं उसकी बात खुशी से मान गया। मैंने कहा क्यों नहीं। दूसरे दिन मैंने मरियम से कहा कि साहिल ने हम दोनों की दावत की है। उसने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, तुम चले जाना। मैंने उससे बहुत कहा कि चलो ना, वो बुरा मान जाएगा, मगर वो किसी कीमत पर जाने को तैयार नहीं हुई। हम दोनों में इस बात पर थोड़ा सा झगड़ा भी हुआ। मैंने उससे कहा कि तुम्हें जाने में क्या प्रॉब्लम है। उसने कहा शर्त याद है। मैं उसकी तरफ हैरत से देखने लगा। मुझे लगा शादी के इतने वक्त हो गए हैं, अब वो सब कुछ भूल गई होगी। मैंने मरियम से कहा मरियम, बहुत वक्त हो गया है। मैंने नोट किया है कि तुम मोहल्ले की शादियों में भी नहीं जाती, आस पड़ोस में भी नहीं जाती, और जब भी तुमसे कहीं जाने का जिक्र करता हूँ तुम हमेशा कोई न कोई बहाना कर देती हो, और आज मुझसे कह रही हो कि शर्त। उसने बहुत गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहा देखो, आज मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ आने से पहले मैंने साफ साफ अल्फाजों में तुमसे कहा था कि तुम मेरे ऊपर जोर नहीं डालोगे। मैं आज उससे आर पार करने के मूड में था, क्योंकि बहुत वक्त से मैं देख रहा था। आने जाने के पीछे अम्मी से भी कई बार मरियम का झगड़ा हो चुका था। मैंने मरियम को कहा आखिर वजह क्या है। मैंने नोट किया है जब से हमारी शादी हुई है तुमने इस घर से कदम बाहर नहीं निकाले। उसने मुझे बहुत गुस्से से देखा। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने कहा अमन, मैं हम दोनों की भलाई चाहती हूँ, अब इससे आगे मुझसे कोई सवाल मत करना। और ये कहकर पैर पटकती हुई वहाँ से बाहर निकल गई, और मैं चुपचाप वहाँ पर खड़ा रहा और गुस्से से बाहर निकल गया। रात को जब मैं कमरे में आया तब मैंने उससे बात नहीं की, लेकिन वो खुद मेरे पास आ गई और मेरे हाथ पकड़कर मुझे गले लगा लिया और मुझे प्यार करने लगी और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। जब भी हम दोनों में झगड़ा होता था, मनाने की पहल मरियम ही करती थी, और वो हमेशा कहती रहती थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अमन, मैं ज़्यादा देर तक तुमसे नाराज नहीं रह सकती। और उसकी इसी अदा से मेरा गुस्सा रफू चक्कर हो जाता। इस बार भी यही हुआ। दूसरे दिन मैं अपने दोस्त के घर पर चला गया। उसने कहा कि भाभी साथ नहीं आई। मैंने कहा कि नहीं, उसकी तबीयत सही नहीं थी, उसे बुखार हो गया है, और उससे बहाना मार दिया। बाहर आज वो मुझे देखकर बहुत खुश हुआ और उसने मेरा बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत करा। उसने कहा कि आओ, मैं तुम्हें किसी से मिलाता हूँ। मैंने कहा किससे? उसने कहा कि मेरे वैद्य साहब के दोस्त हैं, बहुत पहुँचे हुए, उन्हें पीर बाबा कहते हैं। मुझे उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। मैं इन चक्करों में ज्यादा रहता नहीं था, और वैसे भी भूत प्रेत जिन पर यकीन नहीं करता था। फिर भी मैं उसके कहने के मुताबिक उसके साथ दूसरे कमरे में चला गया, जहाँ पर पीर बाबा बैठे हुए थे। बाबा को देखकर सलाम करा। उन्होंने मेरा सलाम का जवाब दिया और मुझे गौर से देखने लगे और मुस्कुराने लगे, और उन्होंने मुझसे कहा बहुत ही निडर हो तुम, तुम्हारी शादी हो गई है? मैंने कहा हाँ बाबा, मेरी शादी को तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। फिर उन्होंने मेरे घर वालों के बारे में पूछताछ की और मैंने तसल्ली से बताया कि मैं क्या कारोबार करता हूँ। मेरी माँ है, मेरी बीबी है, हमारे 2 बच्चे हैं। फिर उन्होंने एक सवाल मुझसे कहा बहुत ही खामोशी से,
तुम्हारी बीबी कहाँ की रहने वाली है। ये सुनकर मैं सोच में पड़ गया। मैंने उनसे कहा कि वो मेरी माँ के दूर की रिश्तेदार है, मेरी खाला की बेटी। ये सुनकर वो मुस्कुराने लगे। उन्होंने मुझसे कहा तुम्हारी बीबी तुम्हारे साथ नहीं आई। मैंने कहा नहीं, उसको बुखार है। फिर उन्होंने अजीब सा सवाल दिया जिसे सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा शायद तुम नहीं जानते कि तुम्हारी बीबी तुम्हारे साथ आई है। वो तुम्हारे हमेशा साथ रहती है, वो कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। ये सुनकर मैं गुस्से में आ गया। मैंने उनसे कहा क्या बात कर रहे हैं आप, कैसी बात कर रहे हैं? आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं? मगर वो अपनी जगह से जरा भी नहीं हिले। उन्होंने मुझसे कहा मेरी बात तुम्हें बुरी लग सकती है, किसी भी आदमी को लग सकती है, मगर बहुत ही जल्दी तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम किसे अपने घर ले आए हो। मैं गुस्से में आ गया। मैंने कहा बकवास बंद करो। बाबा आप मेरे बारे में जानते क्या हो? आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। आपकी हिम्मत कैसे हुई? मैं आप जैसे पाखंडी बाबाओं को अच्छी तरह से जानता हूँ और मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला। ये सुनकर मेरा दोस्त मुझे बाहर ले गया। मैंने अपने दोस्त से कहा कि सिर्फ तुम्हारी दोस्ती का लिहाज किया है, वरना इस बाबा को यहीं बता देता, मैं उसका मुंह तोड़ देता। मेरे दोस्त ने कहा कि पीर बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं, उन्होंने कुछ तो देखा होगा। मैं अपने दोस्त की बात सुनकर गुस्से से जाने लगा और कार में बैठ गया। मेरा दोस्त मुझे रोक रहा था मगर मैं नहीं रुक रहा था। मैं बाहर कार में बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करता। इतने में पीर बाबा बाहर निकल कर आ गए और मुझे देखकर उन्होंने कहा मेरी बातों का बुरा मत मानो नौजवान, अपनी बीबी पर नजर रखो, खास तौर पर रात में। देखो जब तुम रात में सो जाते हो तब तुम्हारी बीबी तुम्हारे पास होती है या नहीं होती। और हाँ नौजवान, तुम्हें अपने गांव के दाहिनी तरफ के रास्ते पर उस सुनसान रास्ते पर नहीं जाना चाहिए था। ये सुनकर मैं हैरत से उनकी शक्ल देखने लगा कि ये बात सिर्फ मैं और मरियम ही जानती थी। ना मेरा दोस्त ना घर वालों को कोई भी नहीं जानता था। ये एक राज था। ये पीर बाबा को कैसे पता चला? मैंने गाड़ी स्टार्ट करी और वहाँ से तेजी से निकल गया। गाड़ी चलाते हुए मेरा दिमाग सुन्न था। मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता था, पर मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात आ रही थी। ये बात पीर बाबा को कैसे पता चली? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और मुझे पीर बाबा पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। और उससे ज्यादा गुस्सा मुझे अपने दोस्त पर आ रहा था कि वो भी पीर बाबा की बातों को सही मान रहा था। लेकिन जो कुछ भी था मेरे दिल में एक शक तो भर गया था। मेरा दिमाग पीर बाबा की किसी भी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था, पर मेरे दिल में कहीं ना कहीं उनकी बातों को थोड़ा बहुत सही मानकर चल रहा था। फिर मैंने अपने दिमाग को एक झटका दिया और सोचा ऐसा वैसे बाबाओं की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। ये सारी बात सोचते सोचते कब घर आ गया पता ही नहीं चला। घर जाकर सबसे पहले अम्मी ने मुझे टोका, क्या बात है, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम तो कहकर गए थे कि कल आऊँगा, मगर तुम तो बहुत ही जल्दी आ गए। मैंने अम्मी से कहा हाँ वो क्या है कि मेरी तबीयत सही नहीं थी। अम्मी जान ये सुनकर फिक्रमंद हो गई और उन्होंने बड़े प्यार से मुझसे पूछा क्या हो गया था, तुम सही सलामत हो? मैंने कहा कुछ नहीं अम्मी जान, बस थोड़ी बहुत थकावट थी, मैं आराम करना चाहता हूँ। ये सुनकर मैं अपने कमरे की तरफ चला गया। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मरियम बच्चों को खिला रही थी और वो मुझे देखकर कहने लगी क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैंने उससे बहाना कर दिया, कुछ नहीं थकावट थी और तुम्हारे बगैर मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं चला आया। उसने मुझसे पूछा क्या अब भी तुम मुझसे नाराज हो? मैंने कहा नहीं मरियम, ऐसी कोई बात नहीं, बस मुझे नींद आ रही है। उसने मुस्कुराकर कहा ठीक है सो जाओ, वैसे भी रात तो होने ही वाली है, अच्छी नींद लेना, सुबह फ्रेश उठोगे। और मैं चुपचाप लेट गया, मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। दिल में सिर्फ और सिर्फ पीर बाबा का ही ख्याल आ रहा था। उनका वो बोल रात में कभी देखना तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास होती है या नहीं,
और उनकी ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन दे रही थी कि तुम्हें जंगल के दाहिनी तरफ के रास्ते पर नहीं जाना चाहिए था। मैंने सोने का नाटक किया मगर हकीकत में जाग रहा था। रात को कमरे में मरियम आई और मेरे पास आकर लेट गई। उसने मुझे 2-3 बार आवाज दी, मतलब उठाने की कोशिश करी खाना खाने के लिए, मगर मैंने इतनी गहरी नींद का नाटक किया वो समझ गई कि लगता है मैं बहुत गहरी नींद में सो रहा हूँ, मगर ऐसा नहीं था, मैं जाग रहा था। थोड़ी ही देर बाद रात के 11 बज गए। मरियम और मेरे बच्चे मेरे दोनों बगल में सो रहे थे, मगर मैं जाग रहा था। मैं सोच रहा था कि देखता हूँ कि पीर बाबा की बातों में कितनी सच्चाई है, और उनकी बात झूठी निकली तो गांव जाकर सबसे पहले तो पीर बाबा का दिमाग ठीक करूँगा। मुझे इंतजार करते करते रात के 3 बज गए, मगर मैंने सोने का नाटक जारी रखा और बार बार मरियम को देखा। मरियम बहुत गहरी नींद में सो रही थी। फिर मैंने सोचा कि लगता है मैं पागल हो गया हूँ, अपनी ही बीवी पर शक करने लगा हूँ। क्या मेरी बीवी कोई भूत है? फिर मुझे प्यास लगने लगी। मैं पानी लेने के लिए अपने ही कमरे में जो फ्रिज रखा हुआ था उठा और वहाँ से एक बोतल पानी निकाल ली और पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद मैं अपने बिस्तर पर गया। अपने बिस्तर पर जाकर जब मैंने सोने का इरादा कर दिया था, मैं नींद की वादियों में जाने ही वाला था कि मैंने अपने बगल में लेटी मरियम को देखा। मेरी हैरत का कोई ठिकाना नहीं था। वहाँ पर मरियम मौजूद नहीं थी। कहाँ गई? अभी 2 मिनट पहले तो मेरे पास ही लेटी हुई थी। जनवरी की ठंड है, मेरे माथे पर पसीने आ गए। फिर मैंने सोचा शायद बाथरूम गई होगी। मैं पानी पीने में व्यस्त था, शायद मेरा ध्यान ना गया हो। मैंने सबसे पहले जाकर बाथरूम को चेक करा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर मैंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं थोड़ी घबराहट हो रही हो उसको और बाहर की तरफ निकल गई है, क्योंकि वो ऐसा कभी कभी करती थी। हमारी कोठी में जो गार्डन था वो वहाँ पर टहलने चली जाती थी, मगर दरवाजे से बाहर नहीं जाती थी। मैंने जाकर गार्डन चेक करा, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। मैं ये देखकर घबरा गया। एक एक करके मैंने सारे कैमरे चेक कर लिए, मगर मरियम का कोई नामो निशान मौजूद नहीं था। मैं बहुत परेशान हो गया और परेशान होकर अपने कमरे में चला गया, लेकिन मेरी हैरत का ठिकाना नहीं रहा। मरियम सो रही थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले मरियम यहाँ पर थी ही नहीं। मैंने पूरा घर चेक कर दिया था और पूरे होशो हवास में किया था। फिर ये सब क्या था? मैंने मरियम को गौर से देखा तो बड़ी ही तसल्ली से सो रही थी। आज मुझे पहली बार कुछ डर सा महसूस हुआ। फिर मैंने सोचा हो सकता है मैंने पीर बाबा की बातों को ज़्यादा ही दिमाग पर ले लिया हो। सुबह मरियम से खुद पूछ लूँगा, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मगर कहते हैं ना कि नींद को जब आने होता है तो वो कांटों में भी आ जाती है। मेरी आंख सुबह 11 बजे खुली और कहा, क्या बात है, आज ऑफिस नहीं जाना? आज शहर नहीं जाना तुम्हें? क्योंकि मेरा ऑफिस शहर में था और शहर यहाँ से कुछ ही दूरी पर था। कार में मुझे वहाँ पहुँचने में 30 मिनट लगते थे। मैंने मरियम से कहा, नहीं आज मेरा मूड नहीं है। मरियम ने मुझे देखकर कहा, क्या बात है अमन, जब से तुम अपने दोस्त के घर से आए हो तब से मुझे कुछ बदले बदले से लग रहे हो। अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकते हो। मैंने उसकी बात सुनकर तुरंत उसे कहा, कल रात तुम कहाँ थी? ये सुनकर तो एकदम से चौंक गई। उसे ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। उसने मुझसे कहा, मैं तो यहीं थी। लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, और वैसे भी कल रात तुम थक गए थे, हो सकता है तुमने कोई सपना देखा हो। मैंने उससे कहा, नहीं मैं कल पूरी रात नहीं सोया, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने खुद देखा तुम अपने बिस्तर पर नहीं थी। मैंने पूरा घर चेक किया, तुम कहीं नहीं थी। उसने मेरी तरफ गौर से देखा और मुस्कुराने लगी। हाँ कहा ना, लेकिन मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ और साथ में एक डेस्पिरिन की गोली भी। तुम्हारे सर में दर्द है और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लगता है तुम ख्यालों की दुनिया में पहुँच गए हो। ये कहकर बाहर चली गई। उसने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था
अगर उसे नहीं बताना तो वो नहीं बताएगी। फिर किसी दिन इस मामले पर बातचीत कर लूँगा। अब जनवरी लग चुकी थी, ठंड बहुत ज़्यादा थी। एक दिन जब मैं ऑफिस से घर आया तब मैंने देखा कि अम्मी और मरियम में किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। मैंने जाकर झगड़ा शांत कराया और पूछा क्या बात है। मेरी माँ ने मुझे कहा अपनी बीवी से पूछ, सर्दी बहुत ज्यादा है और ये बच्चों को स्वेटर नहीं पहना रही है और आज इतनी ठंड में उन बच्चों को ठंडा पानी से नहला दिया। ये सुनकर मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। बच्चे बीमार पड़ सकते थे। मैंने मरियम से कहा ये क्या हरकत है, तुम्हारी इस कड़ाके की ठंड में लोग गर्म पानी में नहाने से डरते हैं और तुमने मेरे बच्चों को ठंडे पानी में नहला दिया। तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत से उनको निमोनिया हो सकता है, वो बहुत बीमार पड़ सकते हैं। मेरी बात सुनकर मरियम ने कहा कि मेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर मैं गर्म पानी से नहीं नहलाऊंगी तो वो बीमार पड़ जाएंगे। उन्हें सर्दी नहीं लगती। जब मैंने बच्चों को देखा तो वो सिर्फ हल्के फुल्के कपड़े ही पहने हुए थे, जैसे कि मई जून की गर्मी में पहना जाता है। ये देखकर मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ गया। मैंने मरियम से कहा इससे पहले कि मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाए, तुम इसी वक्त इन बच्चों को गर्म कपड़े पहना आओ और कंबल में रखो। मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। मरियम ने मुझसे बहुत कहा मगर मैं उसकी बात नहीं माना। बच्चों को गर्म कपड़े पहना दिए गए, मगर ये मामला उल्टा हुआ। बच्चे जब हल्के फुल्के कपड़े पहने हुए थे तब वो खेल रहे थे, मगर जैसे ही उन्हें गर्म कपड़े पहनाए गए वो बुरी तरह से रोने लगे। मैंने उन्हें चुप कराने की बहुत कोशिश की मगर वो चुप नहीं हुए। मरियम ने मुझसे कहा मेरी बात मानी है, ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनका मिजाज जानती हूँ। ये कहकर उसने बच्चों के स्वेटर उतार दिए और वो बच्चे बिल्कुल खामोश हो गए। मेरी हैरत का ठिकाना नहीं रहा। इतने में अब्बू पड़ोस के डॉक्टर को बुलाकर आ गए। डॉक्टर ने बच्चों को चेक किया और मुझसे आकर कहा एवरीथिंग इज ओके, आपके बच्चे बिल्कुल फिट हैं। डॉक्टर ने भी मुझसे कहा कि इनको गर्म कपड़े पहना दीजिए, हो सकता है सर्दी हो जाए। ये कहकर डॉक्टर चला गया और मैं चुपचाप हैरत से ही मंजर देख रहा था। ये सारी बात मेरी समझ से बाहर थी। मैं चुपचाप बाहर जाकर गार्डन में बैठ गया और सारी बातों पर गौर करने लगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं चुपचाप जाकर अपने कमरे में चला गया। वक्त ऐसे ही बीतता रहा। 3 साल कब गुजर गए पता ही नहीं चला। इसी बीच मैंने और ज़्यादा तरक्की कर दी थी। अब मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहने लगा था, मगर मैंने एक बात नोट की थी। मेरे बच्चे दूसरों के बच्चों के मुताबिक जल्दी बड़े हो रहे थे। मतलब एक बच्चा मेरा 3 साल का था मगर वो 8 साल का लगता था। शुरू में मैंने गौर नहीं किया, यही सोचा कि अच्छी परवरिश का नतीजा है, गांव की ताज़ी हवा है। मगर इससे भी अजीब बात मेरे लिए ये थी कि मेरे बच्चे गांव के बच्चों के साथ नहीं खेलते थे। ना तो उनका कोई दोस्त था, ना स्कूल में उनका दोस्त बना था। सबने कहा कि तुम्हारे बच्चे बहुत चुप रहते हैं। एक बार तो हद हो गई। मैंने एक गांव के पड़ोस के बच्चे से कहा कि तुम मेरे बच्चों के साथ क्यों नहीं खेलते। उसने कहा कि हमें दोनों भाइयों से डर लगता है, मतलब मेरे दोनों बच्चों से। मैंने पूछा क्यों? उसने कुछ जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि बस लगता है वो कुछ अजीब है। मैंने पूछा कैसे, तो वो डर गया। मैंने उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा डरो मत, मुझे पूरी बात बताओ, क्या वो स्कूल में कोई शैतानी तो नहीं करते? उसने मुझसे कहा कि अगर कोई बच्चा तुम्हारे बच्चे का मजाक उड़ाता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है, इसलिए हमारे घर वालों ने आपके बच्चों के साथ खेलने के लिए मना किया है। ये सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया और चुपचाप वहाँ से वापस चला आया। फिर मैंने सारी की सारी पिछली घटनाओं पर गौर करना शुरू किया। सोचते सोचते मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कुछ तो गलत है जो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैंने एक फैसला किया, मैं पीर बाबा से जाकर मिलता हूँ। सच बात तो ये है, अब मैं इस बात की तह तक जाना चाहता था। मरियम का व्यवहार भी कुछ अलग ही
होते जा रहा था। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि मरियम घर से बाहर नहीं निकलती थी। अब तो गांव वाले भी दबी जुबान में बात करने लगे थे। उनका मानना था कि मरियम बहुत ही घमंडी औरत है। अब मैं सारी बातों की तह तक जाना चाहता था और मैंने फैसला कर लिया कि मैं आज ही पीर बाबा से मिलूंगा। और फिर ये सोचकर मैं अपने दोस्त से मिलने चला गया। मेरा दोस्त घर पर ही था। वो मुझे देखकर चौंक गया। मैंने अपने दोस्त से जाते ही जाते कहा, मुझे पीर बाबा से मिलना है। वो मुझे देखकर हैरान और परेशान हो गया। उसने मुझसे कहा, क्या बात है अमन, तुम पहले इधर बैठो, आराम से बात करते हैं। फिर उसने मुझसे पूछा, बोलो क्या बात है। मैंने कहा कि मुझे पीर बाबा से मिलना है, अभी और इसी वक्त। कहाँ मिलेंगे वो? मेरी बात सुनकर खामोश हो गया। उसने कहा कि तुम तो पीर बाबा पर यकीन नहीं करते थे। मैंने कहा, हाँ सही बात है, पहले यकीन नहीं करता था, लेकिन अब कुछ हालत ऐसी बन रही है कि मुझे उनकी बातों पर थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कुछ तो गलत हुआ है। वो बोला, ठीक है, शाम के वक्त वो अपने घर पर ही मिलेंगे। अभी तो वो दरगाह में होंगे, उनके घर पर चलकर उनसे बात करते हैं। तब तक तुम बताओ क्या लोगे, चाय या कॉफी? मैंने कहा, नहीं मेरा मूड नहीं है। और वाकई मेरा कुछ पीने का और खाने का मूड नहीं था। शाम के वक्त हम दोनों पीर बाबा के घर पर गए। पीर बाबा अपने कमरे में ही बैठे हुए थे। उन्होंने हमें देखकर सलाम किया और हमारा स्वागत बड़ी गर्मजोशी से किया और मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, क्यों मियाँ, आखिरकार तुम्हें हमारे पास आना ही पड़ा। मैं कुछ कहने ही वाला था कि उन्होंने कहा, बैठ जाओ, पहले कुछ खा पी लो। तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है जैसे तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। परेशानी चेहरे से साफ दिखाई दे रही है तुम्हारे। पीर बाबा ने हमारे सामने खाना लगवा दिया और मुझसे कहा, आराम से खाओ। हम लोगों ने खाना खाया। फिर पीर बाबा ने हमारे लिए चाय मंगवाई और मैं चाय की चुस्की लेने लगा। फिर मैंने पीर बाबा से कहा, पिछली मुलाकात में मैंने आपकी बात पर गौर नहीं किया था। पीर बाबा ने मुझे खामोश रहने का हुक्म दिया। थोड़ी देर के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर पीर बाबा ने मुझसे कहा, मैंने तुमसे कहा था कि रात के वक्त तुम्हारी बीवी कमरे में मौजूद होती है कि नहीं? तुम सारी बात मुझे तसल्ली से बताओ। मैं उनको बताने लगा, ठीक है। फिर रात में अचानक मरियम गायब हो गई। फिर क्या हुआ? उन्होंने बीच में मुझे रोक दिया। मुझसे कहा, मुझे वो बात बताओ जो तुमने आज तक किसी को नहीं बताई। मैंने पीर बाबा से कहा, मैं कुछ समझा नहीं। उन्होंने कहा कि तुम्हारी शादी, तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई, कब हुई, मुझे सब बात बताओ, कुछ भी मुझसे छुपाना मत। फिर मैंने उन्हें बताना शुरू कर दिया कि कैसे मैं ट्यूशन पढ़ने जाता था और कैसे मैंने गांव के दाहिनी तरफ का जंगल का रास्ता चुना। ट्यूशन जाने के लिए मेरे साथ क्या क्या हुआ, मेरी मुलाकात मरियम से कैसे हुई, शुरू से लेकर अंत तक जो कुछ भी था, जो कुछ भी हुआ, वो सब मैंने उन्हें बता दिया। पीर बाबा मेरी बात बहुत गौर से सुन रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, तुमने हर बार मुझे एक बात बताई जो मैंने नोटिस की कि तुम कभी भी मरियम के घर गए, वहाँ पर तुम्हें एक बिल्ली दिखाई दी। मैंने पीर बाबा से कहा, हाँ। पीर बाबा ने मुझसे कहा, तुम्हें ये सब देखकर कुछ उस वक्त अजीब नहीं लगा था? मैंने पीर बाबा से कहा, शुरू में तो लगा था, मगर मैं इन चीजों पर यकीन नहीं करता था। फिर पीर बाबा ने मुझसे कहा, अब क्यों यकीन करते हो? मैंने पीर बाबा से कहा, उसके पीछे एक वजह है मेरे बच्चे, और बच्चों के मुताबिक वो बहुत तेजी से और बहुत ही जल्दी बड़े हो रहे हैं। शुरू में तो मैंने गौर नहीं किया था, लेकिन अब यकीन हो गया है कि ये सिर्फ एक संयोग नहीं है, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई राज छुपा हुआ है। और मरियम ने तो पहले ही शर्त रखी हुई है कि ना मुझे कुछ बताएगी और ना मैं उससे पूछ सकता हूँ। मैंने कभी भी पूछने की कोशिश की,
या तो वो गुस्सा हो गई या उसने बात टाल दी, मगर पीर बाबा उसकी मोहब्बत में मुझसे कोई कमी नहीं आई है। वो मुझसे उतनी ही मोहब्बत आज भी करती है जितनी शादी से पहले करती थी। पीर बाबा ने मुझसे कहा, ये तो हकीकत बात है कि वो लड़की तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। अगर वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती होती तो यकीन मानो तुम उस जंगल से जिंदा वापस नहीं आते। उस जंगल में, उस सुनसान रास्ते में आज तक कोई भी गया वापस नहीं आया। तुम पहले ऐसे आदमी हो जो वहाँ से वापस आए हो। ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट ने वहाँ पर कभी भी कुछ बनवाने की कोशिश की तो कुछ न कुछ हादसे हो गए हैं, इसलिए कोई भी गांव वाला या शहर वाला वहाँ पर नहीं जाता। इसलिए वहाँ पर शक नहीं। खेतों और जंगलों के अलावा और भी वीरानी के अलावा कुछ भी नहीं है। तुमने ये बात कभी नहीं सोची कि जंगल में सालों साल से कोई भी आदमी भटकता ना हो, ना आदमी ना आदम जात। वहाँ पर ये लड़की क्या कर रही थी? क्या कोई इंसान या फिर कोई और? मैं पीर बाबा की बात बहुत ही हैरत से सुन रहा था। मैंने पीर बाबा से कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? पीर बाबा ने कहा, तुम अभी अपने घर जाओ, 2 दिन बाद मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा, वहीं सारे मसले हल हो जाएंगे। मुझे कुछ तैयारी करनी होगी, उसके बाद ही मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा और उसमें मुझे 2 दिन का वक्त चाहिए। और हाँ, तुम्हें अपनी बीवी पर अब इस बात का प्रेशर बनाना होगा कि उसके अब्बू कहाँ हैं। अगर उसके अब्बू हैं तो आज तक उन्होंने उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? अब तुम जा सकते हो। मैं ये सारी बात सुनकर घर पर आ गया। घर पर आकर मैंने देखा कि मरियम और मम्मी में फिर उसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। सर्दी का वक्त था और मरियम ने उन्हें बारीक कपड़े पहना रखे थे। मैंने घर पर आकर मरियम से कहा, अरे तुम लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो? अम्मी ने मुझसे कहा कि आज तो हद पार हो गई है। अमन, ये लड़की मेरी बात मानती ही नहीं। मैंने मरियम से कहा, क्या प्रॉब्लम है? मेरी अम्मी जो कह रही है वो कर दो। मरियम ने मुझसे कहा, ये मेरे बच्चे हैं अमन, मैं इनका मिजाज जानती हूँ। ये सुनकर ही अम्मी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। उन्होंने मुझसे कहा, कल तेरे अब्बू उसी गांव गए थे जिस गांव में मरियम रहती थी और इत्तेफाक से उसी गांव के चौधरी की मुलाकात तेरे अब्बू से हुई। तेरे अब्बू ने थोड़ी बहुत पूछताछ की मरियम के साथ हुए हादसे के बारे में, मगर उस गांव में ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ था। सच बता बेटा कि ये लड़की कौन है, किस खानदान से है? गांव के चौधरी ने साफ साफ मना कर दिया कि ना तो यहाँ पर मरियम नाम की कोई लड़की रहती है और ना ही उसका कोई भाई है और ना ही उसके कोई माँ बाप। तूने तो कहा था कि इस लड़की की जान खतरे में है, इसके माँ बाप को मार दिया गया है। हमने सारे गांव वालों से पूछा, सबने इस बात से इनकार कर दिया कि ऐसा हादसा इस गांव में कभी हुआ नहीं है। तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? कौन है ये लड़की? ये सुनकर मैं दंग रह गया। मेरे दिमाग में भी ये बात कभी नहीं आई थी कि ऐसा भी हो सकता है। जो झूठ मैंने अम्मी और अब्बू से बोला था वो कभी पकड़ में भी आ सकता है। ये सुनकर मेरे माथे पर पसीने आ गए। मैंने अम्मी से कहा कि तुम थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ, मैं तुम्हें सब बातें बता दूंगा। ये सारी बात सुनकर मरियम रोने लगी और रोती हुई कमरे में चली गई। मैं मरियम के पास आया और मैंने मरियम से कहा, मरियम यकीन मानो मैं तुमसे आज भी इतनी ही मोहब्बत करता हूँ। ये सुनकर मरियम मुझसे बुरी तरह से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उससे कहा, अब छुपाने से कोई फायदा नहीं मरियम, मुझे बताओ तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं? अब मैं घर वालों से झूठ नहीं बोल सकता, मुझे उन्हें सच बताना ही पड़ेगा। ये सुनकर मरियम ने मुझसे कहा, तुम मेरे अब्बू को नहीं जानते हो अमन, वो हमारी शादी को कभी नहीं मानेंगे। मैंने उससे कहा, तुम वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हारे अब्बू को मना लूँगा। ये सुनकर वो रोने लगी और नाराज नज़रों से मुझे देखने लगी। उसने कहा, तुम नहीं जानते अमन, मैं आज तक घर से बाहर नहीं निकली तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मेरे अब्बू हैं। मैंने मरियम से कहा, अब हम कर भी क्या सकते हैं?
हमने जो झूठ अपने घर वालों से बोला था, घर वालों को हमारे झूठ का पता लग गया है। उन्हें सच पता लग गया है, अब उन्हें बताना ही पड़ेगा। रात भर हम लोगों में इस बात पर झगड़ा होता रहा और इस बात को 2 दिन बीत गए। इसी बीच हमारे घर पर पीर बाबा आ गए। उन्होंने मरियम को देखा। मरियम ने उन्हें देखकर सलाम किया और चुपचाप अपने कमरे में चले गई। फिर पीर बाबा ने मेरे माँ बाप से बात करने लगे। उन्होंने कुछ अभी तक बताया नहीं था। फिर मेरी माँ मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि हमें सब पता लग गया है कि ये लड़की तुम्हें उस जंगल के सुनसान रास्ते पर जो घर बना है वहाँ मिली थी। इसका बाप इसके लिए ही परेशान होगा। हमें आज ही उसके घर पर जाना होगा, ऐसा पीर बाबा ने कहा है। मैंने ये बात मरियम को बताई। मरियम ने मुझसे बहुत जिद की, मगर मैंने उसकी एक बात नहीं मानी। उसने मुझे अपनी शर्त का हवाला भी दिया, मगर मैंने उससे कहा ये सब बात पुरानी हो चुकी हैं। मरियम, घर वालों को हमारी हकीकत पता लग चुकी है। मुझे तुम्हारे अब्बू से मिलना ही पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, एक बात मेरी और मान लो, आज नहीं कल चलेंगे। आज रात तो तुम कम से कम मेरे साथ रह लो। मैं ये बात सुनकर चौंक गया और उसे गले लगा लिया। मैंने उससे कहा घबराती क्यों हो, मैं तुम्हारे अब्बू को मना लूँगा। ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा तुम सोच रहे हो। और उस रात मरियम ने मुझसे बहुत प्यार किया, बल्कि ऐसा कह सकते हो कि टूटकर प्यार किया। पूरी रात वो मुझे चूमती रही और कभी मुझे प्यार करके रोने लगती। ऐसा लगता था जैसे आज की रात के बाद वो मुझे कभी मिलेगी ही नहीं, मगर मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन हम लोगों में ये तय हुआ कि मैं, मरियम और मेरे बाप और पीर बाबा हमारे साथ चलेंगे। मरियम ने फिर मुझसे कहा एक बार और सोच लो। उसने मुझसे फिर दोबारा मिन्नत करनी शुरू कर दी, मगर मैंने उसकी एक बात नहीं मानी। मैंने उससे कहा घबराओ मत, शाम तक हम लोग आ जाएंगे। फिर उसने हथियार डाल दिए और हम लोग उस रास्ते की तरफ चल दिए। वही रास्ता गांव के दाहिनी तरफ जंगल का सुनसान रास्ता। मैंने महसूस किया कि जैसे जैसे उसका घर करीब आते चले जा रहा था, उसके चेहरे पर मायूसी बढ़ती जा रही थी। मैंने आसपास देखना शुरू किया और फिर से वही याद मेरे ख्यालों में आ गई कि किस तरह मैं इसी रास्ते से पहली बार ट्यूशन पढ़ने गया, किस तरह मेरी मुलाकात मरियम से हुई, वगैरह वगैरह। ये सोचते सोचते मरियम का घर आ गया। मैंने जब उसके घर को दूर से देखा, वो बिल्कुल भी नहीं बदला था। जैसे सालों पहले था वैसे ही आज भी था। उसके घर का दरवाजा बंद था। मैंने मरियम से कहा कि चलो चलते हैं, आवाज़ लगाते हैं तुम्हारे अब्बू को, हो सकता है वो घर पर ही मौजूद हो। मरियम ने मुझसे कहा अमन रुक जाओ, पहले मैं घर के अंदर जाती हूँ। अगर मेरे अब्बू मुझसे नाराज होंगे तो मैं उन्हें मना लूँगी। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी आवाज़ लगाने से वो बाहर आ जाएं और कुछ अनहोनी हो जाए। मैंने पीर बाबा को देखा, उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। फिर मरियम ने अपने अब्बू को 2-3 बार आवाज़ लगाई, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। जब उसने दरवाज़ा हल्का सा खटखटाया और थोड़ा सा जोर लगाया, दरवाज़ा खुल गया। अपने घर के अंदर चली गई और जाने से पहले उसने एक बार पलटकर देखा। नाराज नज़रों से मुझे देखा। जब वो नाराज हो जाती थी तब इसी तरह मुझे देखती थी। करीब थोड़ी देर तक उसने मुझे देखा जी भर के, फिर वो अंदर चली गई और हम लोग सब बाहर इंतजार करने लगे। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, बहुत देर हो गई। फिर मैंने मरियम को आवाज़ लगानी शुरू कर दी, मगर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। इतने में पीर बाबा ने मुझसे कहा कि अंदर से कोई आवाज़ नहीं आएगी अमन, क्योंकि अंदर कोई है ही नहीं, अंदर कोई रहता ही नहीं। मुझे पीर बाबा की बात सुनकर गुस्सा आ गया। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। पीर बाबा ने कहा अगर यकीन नहीं होता तो थोड़ी देर और इंतजार कर लो। और इंतजार करते करते पूरे 3 घंटे बीत गए थे। मुझसे सब्र नहीं हुआ। मैंने कहा कि बस बहुत हुआ, मैं अंदर जाकर देखने वाला हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं उसके अब्बू ने उसे कमरे में कहीं बंद कर दिया हो। अंदर जाकर मैंने देखा
वो घर नहीं, पूरी एक हवेली थी। इतने में पीर बाबा भी अंदर आ गए और मुझे देखकर पीर बाबा ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। और मैं और पीर बाबा घर के अंदर थे। हमने घर के अंदर का एक एक कोना छान मारा, मगर वहाँ किसी का वजूद ही नहीं मिला। सर्दी में मुझे पसीने आने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है? मरियम गायब कैसे हो सकती थी? अचानक वो कहाँ चली गई? मैंने पीर बाबा से कहा, दोबारा चेक करते हैं। फिर मैंने दोबारा चेक किया। घर का हमने ऐसा कोई सा कोना नहीं छोड़ा जहां हम गए ना हो, मगर वहां पर मरियम का और उसके अब्बू का कोई नाम निशान नहीं था और ना ही घर में कोई सामान था। वहां सन्नाटा और वीरानी के अलावा कुछ भी नहीं था। मैं थककर बाहर निकल आया और अपना सर पकड़कर बैठ गया कि इतने में वही हुआ जो मेरे साथ होता था। घर के अंदर से एक बिल्ली निकली, वही बिल्ली जो इससे पहले आया करती थी। मुझे बड़ी हैरत थी कि अभी अंदर जाकर हम लोगों ने एक एक कोना देखा था, तब कोई भी नहीं था। फिर ये बिल्ली, मैं बिल्ली को गौर से देखने लगा, बिल्ली मुझे गौर से देखने लगी। हम दोनों एक दूसरे को गौर से देखने लगे कि अचानक मेरे दिमाग को संदिग्ध झटका लगा। उस बिल्ली की आंख हूबहू मरियम की तरह थी और वो बिल्ली मुझे नाराज नजरों से घूर रही थी। खुदा की कसम, उसके घूरने का अंदाज बिल्कुल हूबहू वैसा ही था। जैसे मरियम मुझसे नाराज हो जाती थी तो वह मुझे इसी अंदाज में घूरा करती थी। गुस्से में मरियम की आंख वैसी ही हो जाती थी जैसे कि इस वक्त बिल्ली की थी। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर उस बिल्ली ने पीर बाबा को देखा और वो उन्हें देखकर गुर्राने लगी। फिर वो बिल्ली मुझे देखने लगी और अब की बार उसकी आंखों में मायूसी थी। खुदा की कसम, उस बिल्ली का देखने का अंदाज हूबहू बिल्कुल मरियम की ही तरह था। तो फिर वो खिड़की पर चढ़ी और अंदर चली गई। इतने में तेज हवा चलने लगी, बहुत तेज बारिश होने लगी और अजीब अजीब सी आवाज जंगल में आने लगी। पीर बाबा ने कहा, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चलो। मैंने कहा, पीर बाबा, मरियम? पीर बाबा ने कहा, सब बताऊंगा तुम्हें, फिलहाल अपनी जान बचानी है तो चलो यहाँ से। पीर बाबा कुछ आहत पड़ रहे थे और हम लोग वहाँ से बहुत तेजी से चल दिए। जैसे ही हम अपने घर पर आए तब हमने देखा कि अम्मी बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और टहल रही थी, हाथ मलते हुए, जैसे उन्हें हमारा ही इंतजार था। मैंने अम्मी से कहा, क्या हुआ? अम्मी ने कहा कि जैसे ही तुम लोग यहाँ से निकले हो, दोनों बच्चे बुरी तरह से रोने लगे। मैंने उन्हें गर्म कपड़े पहना दिए तो वो और ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगे। अम्मी ने मुझसे पूछा, मरियम कहाँ है? इतने में पीर बाबा बोले, बच्चे कहाँ हैं? अम्मी ने कहा, अंदर हैं, रो रहे हैं, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे। मैंने बहुत चुप कराया मगर वो चुप नहीं हो रहे। पीर बाबा बड़ी तेजी से अंदर गए और वो कुरान की आयत को पढ़ रहे थे। मैंने देखा मेरे बच्चे दहाड़ मार मार कर बुरी तरह से रो रहे थे, जैसे कि उन्हें अंदर से कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ हो। पीर बाबा ने मुझे देखकर कहा कि ये बच्चे नहीं बचेंगे। उनका इतना कहना ही था कि मेरे दोनों बच्चों ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ दिया। मैं सदमे में था और मैं ये देखकर फूट फूट कर रोने लगा। मैंने पीर बाबा से कहा, बच्चे, मेरे बच्चे। पीर बाबा ने कहा, चुप हो जाओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। फिर उन्होंने मेरे माँ बाप से कहा कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इन बच्चों को दफना दो। फिर ऐसा ही हुआ, हम लोगों ने बच्चों को दफना दिया। फिर रात में पीर बाबा ने हमें सबको बुलाया। मैं बहुत ही गम में था और अफसोस में था। पीर बाबा ने मुझे देखकर कहा, जानते हो तुम्हारी बीबी कौन थी? नहीं जानते ना? मैं बताता हूँ, तुम्हारी बीबी दरअसल इंसान में से नहीं थी, वो जिन्नात में से थी। तुमने वहाँ पर एक बिल्ली देखी, यहाँ तक कि आज भी जब वो बिल्ली तुमने देखी तो मुझे बताओ, तुम्हें उस वक्त क्या महसूस हुआ? मैंने पीर बाबा से कहा कि पीर बाबा, उस बिल्ली की आंख बिल्कुल मरियम की तरह थी, उसका देखने का अंदाज बिल्कुल मरियम की तरह था। पीर बाबा ने मुझसे कहा, सच यही है?
सच यही है कि मरियम एक जिन्नात थी और तुम्हारे बच्चे भी। आज नहीं तो कल वो मर ही जाते, क्योंकि मरियम जिन्नातों में से थी और तुम इंसानों में से कोई मेल ही नहीं था। वो बच्चे ना इंसान थे और ना ही पूरे जिन्नात, और अगर बच भी जाते तो आगे जाकर वो दुनिया के लिए और ज्यादा खतरनाक हो जाते। हमारी दुनिया वाले उन बच्चों को कभी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनमें इंसान का असर भी था और जिन्नात का असर भी। और तुम नहीं जानते बेटा, ये लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं। जब इन्हें गुस्सा आ जाए तब ये कुछ नहीं देखते। वो आग के बने हैं और हम मिट्टी के। तुम खुश नसीब हो अमन की मरियम तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। आज तक वो अपने घर से बाहर इसलिए नहीं निकली, उसकी एक वजह थी कि जब भी कोई जिन्नात कौम से लापता हो जाता तो वो उसकी तलाश करने लगते। उसने अपने घर में ही, अगर सही कहा जाए तुम्हारे घर में ही एक दायरा बना रखा था, इसलिए वो लोग उसे आज तक कभी ढूंढ नहीं पाए। और जिस दिन वो लोग उसे ढूंढने में कामयाब हो जाते वो तुम्हें मार देते, तुम्हारे पूरे खानदान को तबाह कर देते। पर अब घबराने की बात नहीं है। अब मरियम यहाँ कभी नहीं आएगी। वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ गई क्योंकि तुम उसको यहाँ पर लेकर आए थे। इसका मतलब ये है जहाँ मरियम का घर था वो उनकी दुनिया थी और तुमने उनकी दुनिया में प्रवेश कर लिया था। जब तक तुम उसे अपने साथ आने की इजाजत नहीं देते वो यहाँ पर कभी नहीं आ सकती थी, क्योंकि इन लोगों का भी दायरा होता है बेटा, और वो भी एक दायरे में ही थी। उनकी दुनिया अलग है और हमारी दुनिया अलग है। हमारी और उनकी दुनिया में एक प्रकाश का दायरा है। तुमने जंगल में जाकर उस दायरे को तोड़ दिया और तुम्हारी मुलाकात उस बिल्ली से हो गई। दरअसल वो कोई बिल्ली नहीं थी, मरियम ही बिल्ली की शक्ल में थी। और तुमने उसके ही घर पर जाकर आवाज दी, पानी मांग लिया और उसने तुम्हें पानी नहीं ठंडा दूध दिया। हमारी और उनकी दुनिया का दायरा उसी वक्त टूट गया था जिस वक्त तुमने वो दूध पिया था। और ये बात भी सच है, अगर तुम वो दूध नहीं पीते तो उस दिन वहाँ से जिंदा वापस नहीं आ पाते। हाँ, ये बात सच है कि वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करती थी, इसलिए तुम आज तक जिंदा रहे और तुम्हारे घर वाले सही सलामत रहे। मगर बेटा, आखिर वो थी तो एक जिन्नात की कौम से, तुम्हारा कोई जोड़ा नहीं था। तुम्हें अपनी माँ की बात को मानना चाहिए था। तुम्हें उस जंगल की तरफ नहीं जाना चाहिए था। तुम जब पहली बार मेरे पास आए थे तब मैंने अपने इल्हाम से ये बात पता कर ली थी कि तुम्हारे साथ जो औरत रहती है वो कोई इंसान नहीं, जिन्नात थी। ये सुनकर मेरे पूरे तरीके से रोंगटे खड़े हो गए। अभी भी जंगल का नज़ारा मेरी आंखों के सामने था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ सच था कि झूठ था। मगर हाँ, 100% सच था, क्योंकि मैंने उस बिल्ली को बहुत गौर से देखा था। फिर मैंने पीर बाबा से पूछा, पीर बाबा, जो बिल्ली मुझे दिखाई दी थी क्या वो बिल्ली मरियम ही थी? पीर बाबा ने कहा, हाँ वो बिल्ली मरियम ही थी। तुमने देखा नहीं था? जब तुम मुझसे यानी मरियम से मिलने जाते थे तो सबसे पहले बाहर तुम्हें वो बिल्ली ही मिलती थी और बिल्ली के अंदर जाने से पहले कोई आवाज़ नहीं आती थी। बिल्ली जब घर के अंदर जाती थी तब मरियम घर से बाहर निकलती थी। इन लोगों को अल्लाह ताला ने ताकत दे रखी है, ये किसी की भी शक्ल ले सकते हैं, जानवर की, इंसानों की, मगर इनकी दुनिया और हमारी दुनिया अलग है। तुम बस एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, हम लोग इंसान हैं, हमारी दुनिया अलग है, उनकी दुनिया अलग है। हमारे और उनके दरमियान एक दायरा है और जब ये दायरा टूटता है तो कुछ ना कुछ गलत होता है। पीर बाबा ने कहा, अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम्हारी जान बच गई। ये रिश्ता कुछ वक्त तो तुम्हें एक अच्छा एहसास देता, मगर आगे जाकर तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देता। मैंने पीर बाबा से पूछा कि वो कैसे पीर बाबा? पीर बाबा ने कहा कि बेटा, जिन्नात की उम्र बहुत लंबी होती है। उनकी उम्र 80 साल, 90 साल और 1000 और इससे ज़्यादा भी होती है, और इंसान की उम्र 90 या 100 साल तक। तुम जब बूढ़े हो जाते, मरियम तब भी जवानी रहती, इसलिए मैंने तुमसे कहा है उनकी दुनिया और हमारी दुनिया अलग है। फिर वक्त
बीतता चला गया। मेरे घर वाले फिर मेरी शादी के लिए जिद करने लगे और मेरी उम्र 40 की हो गई। फिर मेरी अम्मी बहुत ही बूढ़ी हो गई थी। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, जो कुछ भी हुआ वो तेरी तकदीर में लिखा था, उसको भूल जा और दूसरी शादी कर ले। मैंने ना चाहते हुए भी हामी भर दी और दूसरी शादी कर ली। मेरी दूसरी बीबी भी बहुत खूबसूरत थी, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। फिर वक्त बीतता चला गया और इसी बीच हमारे 2 बच्चे हुए, दोनों जुड़वा। आज मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। मैंने अपनी बीबी से कुछ भी नहीं छुपाया। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैंने सारी हकीकत बयां कर दी, क्योंकि अब मैं किसी को भी धोखा नहीं देना चाहता था और किसी को धोखे में नहीं रखना चाहता था। और जिसके साथ मुझे ज़िंदगी बितानी थी उसके साथ तो बिल्कुल नहीं। शादी से पहले मैंने सारी बात अपनी बीबी को बता दी थी और पूछ लिया था कि ये सारी बात सुनने के बाद अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो तो ठीक है। मेरी बीबी ने मेरी सारी बात मान ली थी। उसने यही कहा था, तुमसे जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मेरी बीबी को मेरी सारी हकीकत मालूम है। कभी कभी वो उसी अंदाज में मुझे देखती है, मुझे डराने के लिए, और मैं किसी बच्चे की तरह कांप जाता हूँ। आज भी मुझे सुनसान जगह पर जाने से डर लगता है और सबसे ज्यादा डर लगता है मुझे किसी काली बिल्ली से। मगर मैं अंदर ही अंदर एक बात आज भी सोचता हूँ, आज भी मेरे दिल के कानों में डर भी है और मोहब्बत भी है। वो जिन्नात थी या कुछ और थी, पर वो मेरी पहली मोहब्बत थी। सही मायने में अंदर ही अंदर मेरे दिल में आज भी उसके लिए मोहब्बत है। पीर बाबा ने मुझसे कहा था कि अब वो मेरे सामने कभी नहीं आएगी, क्योंकि वो अपनी दुनिया में जहाँ से आई थी चली गई। और साथ में मुझसे ये भी कहा था कि अब कभी भूल से भी उस गांव के दाहिनी तरफ के रास्ते से जंगल की तरफ मत जाना। काश मैं अपनी माँ की बात मान लेता। मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा, गांव की दाहिनी तरफ जो रास्ता जाता है जंगल का, उस रास्ते पर कभी मत जाना। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।